हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? हाँ जी, क्या चल रहा है जीवन में? जीवन में सब कुशल मंगल है? कितने लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने आए हैं? मन से बताओ। एग्जाम है आपका मेंस का? ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में तो मेन इंटरेस्ट उन्हीं का है जिनका मेंस का एग्जाम है। हाँ जी, सो बहुत ही लवली टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और we will do this topic in little deep detail। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा YouTube पे ही मैंने प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ाई हुई है। थोड़ा सा अप्रोच करेक्शन करेंगे यहाँ पर। अप्रोच करेक्शन इन ए वे कि मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि देखिए क्लास में शाम को भी ले रहा हूँ, आपको पता होगा कि आज इस क्लास को लेने के बाद शाम को 6 PM पर 6 बजे फिर से हम एक क्लास ले रहे हैं, राइट, जिसमें हम और फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस प्रोबेबिलिटी की क्लास को अटेंड कर रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि ये क्लास 11 से 1 चलेगी और 11 से 1, 11 से 1 ये क्लास चलेगी। इसके बाद फिर हम फिर से वापस जुड़ेंगे शाम को 6 बजे और 6 से 8 एक क्लास और करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी इस टॉपिक पे मिल पाए। ठीक है, तो सभी तैयार हैं? शुरुआत करें हम। ऑलराइट, सो जस्ट गिव मी ए मोमेंट एंड उसके बाद मैं जल्दी से इसमें कुछ ब्लैंक पेजेस इंक्लूड करता हूँ सो दैट हम पढ़ें। तो मैं थोड़ा सा आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक दूंगा। ठीक है, यूजुअली डायरेक्टली लोग प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट पढ़ा देते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन यूजुअली आते हैं उसमें पीएनसी का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है 10th लेवल की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें। बट फिर भी जैसे जैसे एग्जाम मैच्योर होगा पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला हम काम ये करते हैं कि पहले हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं प्रोबेबिलिटी पढ़ने के पहले, सो दैट आपकी थोड़ी क्लैरिटी डेवलप हो पीएनसी में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो पहले हम समझते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ने के लिए इच्छुक हो आप? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा गहराई से इसको तमीज से पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपको समझाता हूँ। सभी लोग मेरा साथ जरूर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, और इसका सबका मतलब समझाऊंगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? लेट्स अंडरस्टैंड। परमुटेशन का एक सिंबल होता है P और कॉम्बिनेशन का सिंबल होता है C। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा मेरे पास, मान लिया कि मेरे पास 4 कैरेक्टर्स हैं ABCD। क्या है? मेरे पास 4 कैरेक्टर हैं ABC और मैंने आपसे कहा कि इन चारों कैरेक्टर्स में से मुझे 2 कैरेक्टर्स चुनने हैं। तो 2 कैरेक्टर्स आप कितने तरीके से चुन सकते हो? देखते हैं। आप कहोगे मैं A और B को चुन सकता हूं, मैं A और C को चुन सकता हूं, मैं A और D को चुन सकता हूं, मैं B और C को चुन सकता हूं, मैं B और D को चुन सकता हूं, मैं C और D को चुन सकता हूं। क्या कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं। मैंने कहा कि मुझे 4 में से 2 को चुनना है। सेलेक्ट 2 आउट ऑफ 4। ध्यान से सुनना, सेलेक्ट 2 आउट ऑफ 4। 2 को चुना मैंने, 2 2 2 2 2 2। क्या कोई और चुनाव संभव है? 4 लोगों में से 2 लोगों को चुनना है? नहीं। अगर आपको ये केस समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकता हूं। मैंने कहा मान लिया 4 लोग हैं और वो 4 लोग हैं हमारे अमन, बमन, चमन और दीप्ति। ये 4 लोग हैं और मैंने कहा मुझे इन 4 लोगों में से 2 लोगों को चुन के एक टीम बनानी है। तो बताओ वो टीम कितने प्रकार से बन सकती है? तो आपने कहा कि मैंने अमन और बमन को चुन लिया, अमन और चमन को चुन लिया, अमन और दीप्ति को चुन लिया, बमन और चमन को चुन लिया, बमन और दीप्ति को चुन लिया, चमन और दीप्ति को चुन लिया। क्या इसके अलावा कोई तरीका है? नहीं। आपको यहां कितने तरीके मिले? आपने कहा मुझे 6 वेज मिले। ठीक है, ये जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन को ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन का ही नाम है कॉम्बिनेशन, सेलेक्ट करना चीजों को। बट इसी केस को अगर मैं ऐसे व्यक्त करूं कि लेट अस से कि हमारे पास 6, ये 4 लोग हैं,
4 लोगों में से हमें 2 लोगों को चुनना है और जिन 2 लोगों को हमें चुनना है उन 2 लोगों को चुनने के बाद भी हमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। जैसे जब हमें 2 लोगों की टीम चुनना है तो टीम चुनने में कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अमन और बमन का जो चुनाव है वो बमन और अमन के चुनाव या ये टीम डिफरेंट है, ये नहीं है, टीम सेम है। लेकिन कभी कभी ये ऑर्डर का अपना इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मैं बोलूं कि मुझे 2 लोगों को चुनना है और उन 2 लोगों को चुनने के बाद मुझे एक को फर्स्ट प्राइज देनी है और एक को सेकंड प्राइज देनी है, मुझे ये काम भी करना है। तो कितने तरीके होंगे? तो आप कहोगे फिर हमारा ए बी और बी ए सेम नहीं है। आपने ए बी को चुना, चुनने के बाद आप ए को फर्स्ट प्राइज दे रहे हो, बी को सेकंड प्राइज दे रहे हो तो ये ऑर्डर होगा। और अगर आप बी को फर्स्ट प्राइज दे रहे हो और ए को सेकंड प्राइज दे रहे हो तो ये ऑर्डर होगा। या आप ऐसे समझो कि मेरे पास 4 कैरेक्टर्स हैं और मुझे इनसे वर्ड्स बनाने हैं। तो मैंने कहा कि मैं ए बी वर्ड बनाऊंगा तो ये डिफरेंट वर्ड होगा, बी ए वर्ड बनाऊंगा ये डिफरेंट वर्ड होगा। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां पर जब हम परम्यूटेशन की बात करेंगे, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट। तो हम सेलेक्ट करने के बाद चीजों को आपस में अरेंज भी कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट। इसको पी से डिनोट करते हैं। तो हमने जब ए बी को चुना तो एज ए टीम ए बी एक ही हो सकती है, ए बी और बी अलग अलग टीम नहीं होगी। 2 लोगों का अगर चुनाव ही करना है तो ए बी और बी ए का चुनाव एक ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन के सिचुएशन के हिसाब से हमारे लिए ए बी और बी ए डिफरेंट है, जैसे हमें डिक्शनरी का वर्ड बनाना हो, ए बी एक अलग वर्ड होगा, बी ए एक अलग वर्ड होगा, तो ए बी से 2 वर्ड बना सकते हैं। ऐसे ही ए सी से हम 2 वर्ड बना सकते हैं, ए सी और सी ए। समझ में आया? डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे करके आपके जो अरेंजमेंट्स हुए टोटल, वो यहां पर कितने हुए? 12 हुए। कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया सिलेक्शन और साथ ही साथ परम्यूटेशन? तो हमारा यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन है वो 6 आया और जो हमारा परम्यूटेशन है वो 12 आया, क्योंकि हर एक सिलेक्शन से हम 2-2 अरेंजमेंट भी बना सकते हैं। एंड देयरफॉर 12 अरेंजमेंट है, लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? 6 है। राइट? मैं एक और उदाहरण दूं आपको, थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। मान लिया हमारे पास वही 4 लोग हैं, अमन, बमन, चमन एंड दीप्ति। राइट? लेटर से मैंने बोला आपको कि मुझे इनमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करके गोवा भेजना है। ठीक है? सेलेक्ट 2 एंड सेंड टू गोवा। अंडरस्टैंड दिस वर्ड, सेंड टू गोवा। 2 को सेलेक्ट करना है और मुझे गोवा भेजना है। अब 4 लोगों में अगर 2 का मुझे सिलेक्शन करना है और गोवा भेजना है तो 6 वेज होंगे। वही तरीका कि अमन और बमन को भेज देते हैं, अमन और चमन को भेज देते हैं, अमन दीप्ति को भेज देते हैं, बमन चमन को भेज देते हैं, बमन दीप्ति को भेज देते हैं, चमन दीप्ति को भेज देते हैं। ये 6 वेज हैं जिससे हम इनको गोवा भेज सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। अब लेटर से मैं बोलूं यहां पर सेलेक्ट 2 एंड सेंड one of them to Mumbai and other one to Goa। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जब हमने ये चुन लिया 2-2 लोगों को तो हमने कहा 6 तरीके से हम 2 का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन यहां आंसर 6 नहीं है। 2 को सेलेक्ट करके एक को मुंबई जाना है, एक को गोवा जाना है। तो अब जैसे हमने लेट से ए और बी को चुन लिया, अमन और बमन को चुन लिया, अब ये मुंबई जाएगा ये गोवा जाएगा तो ये एक तरीका हुआ, और अगर ये मुंबई जाए और ये गोवा जाए तो ये दूसरा तरीका हुआ। तो हर एक सिलेक्शन से मुझे 2 पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं, क्योंकि इस सिलेक्शन को मुझे अरेंज भी करना पड़ रहा है। तो ये बोलते हैं हम सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। और इसलिए यहां पर आपके जो तरीके होंगे टोटल 12 तरीके हो जाएंगे। पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके ये देखिए कि क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर ए बी और बी ए बी को बी करने से कुछ नया मिल रहा है
जैसे यहां पर हमें 2 को सेलेक्ट करके गोवा भेजना था, अब हम AB को गोवा भेज दें या हम BA को गोवा भेज दें, क्या इससे कोई फर्क है? क्या अमन और बमन गोवा गए या बमन और अमन गोवा गए, ये अलग चीजें हैं? नहीं, ये सेम चीज है। तो यहां पर हमारे लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहां सिर्फ सिलेक्शन करना है हमें। 6 तरीके हुए। लेकिन जैसे हमने यहाँ AB को चुना, 2 लोगों को चुनना है 6 लोगों में, 4 लोगों में से किन्हीं 2 को चुन लो, जैसे अमन और बमन को चुन लो और इन्हीं से पूछो कि क्या तुम्हारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? यस, क्योंकि इनको मुंबई भेजना है, एक को और एक को गोवा भेजना है। तो अमन मुंबई जाएगा तो बमन गोवा जाएगा, और अमन गोवा जाएगा तो बमन मुंबई जाएगा। तो ऑर्डर यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो वहां परमुटेशन लगेगा, जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो वहां सिर्फ कॉम्बिनेशन लगेगा, सिलेक्शन लगेगा। ये बात समझ में आई? तो इस बात को मैं समराइज करके लिखूं कि पहले आप क्या करो, सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद क्या करो, उसको आप अरेंज करके देखो। अरेंज करके देखो, अरेंज करने से आपको ये पता चलेगा कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो आपको अरेंजमेंट का केस यूज करना है। अरेंजमेंट होगा तो इसको हम बोलेंगे परमुटेशन का केस है, परमुटेशन। और अगर हमने सेलेक्ट किया और अरेंज किया और हमने देखा ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, ऑर्डर इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, लाइक दैट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो हम कहेंगे ये हमारा सिलेक्शन का केस है केवल, जिसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर और नॉट? यस, I will now give you mathematical ways to write this. अब इसको हम मैथमेटिकल वेज के तरीके से लिखेंगे कैसे। तो जैसे मान लिया मुझे 4 में से मुझे 2 लोगों को चुनना है, तो मैं अब कुछ लिख रहा हूं, सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 4 डिफरेंट आइटम्स। इसका मतलब समझना सभी लोग, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। मुझे मान लिया 2 आइटम्स चुनने हैं 4 डिफरेंट आइटम्स में से, तो इसको मैथमेटिकली अभी हम निकाल चुके हैं कि इसकी वैल्यू 6 के बराबर होती है, देख चुके हैं ना, अभी 6 बनेगा, सिंपल है। हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल होता है कि हम इसको लिखते हैं 4C, सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन, तो 4C2, 4 डिफरेंट चीजों में 2 डिफरेंट चीजों का चुनना कहलाता है 4C2। क्या मैं इसको और जनरलाइज करके लिखूं कि मैं लिखूं सेलेक्टिंग n आइटम्स, नॉट n बट रादर लिखो यहां r आइटम्स, जनरल नोटेशंस आएंगे भी, सेलेक्टिंग r आइटम्स आउट ऑफ n डिफरेंट आइटम्स। ओके, सेलेक्टिंग r आइटम्स आउट ऑफ n डिफरेंट आइटम्स। तो ये कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? आप कहोगे NCR, n डिफरेंट आइटम्स में मैंने r आइटम्स को चुन लिया, इनको हम क्या बोलेंगे? NCR। अब इसकी मैथमेटिकल वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, इन पे मैं बाद में आऊंगा। अब हम आते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का सिंबल आपका C है। कॉम्बिनेशन के बाद हम आते हैं और हम बात करते हैं परम्यूटेशन की, ठीक है, परम्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट। जरा इसको ध्यान से देखते हैं, परम्यूटेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट। ठीक, अब देखो इसको, अगर मैं आपको लिखता हूं कि NPR, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो आप? हमने n में से r आइटम को चुना और चुनने के बाद उसको अरेंज भी किया। जैसे आपको याद होगा कि 4 में से हमने 2 आइटम्स को चुना था और अरेंज किया था 4P2, मुंबई गोवा वाला केस, और 4P2 की वैल्यू कितनी आई थी? 12 आई थी। अब मैं इसको मैथमेटिकली समझाता हूं कि इसकी मीनिंग क्या होती है, हाउ दिस 12 वी कैन काउंट डायरेक्टली। तो इसकी डायरेक्ट काउंटिंग ऐसे होती है, देखो, अब जैसे मैं यहीं पर आता हूं कि 4 में से मुझे 2 आइटम्स को चुन के अरेंज करना है, ठीक है, जरा इस पे आते हैं। तो अरेंजिंग 2 आइटम्स, सेलेक्टिंग, पहले आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है, सेलेक्टिंग 2 आइटम्स
out of 4 and then arranging 2 items. तो let me show you the entire possibility of this case. इसको समझते हैं. तो हमारे पास ABCD 4 आइटम्स थे, 2 को चुनना था हमें. तो अब देखो हमारे पास एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 स्थान है, मान लेते हैं 2 स्थान है, और इन दोनों स्थानों पे रखने के लिए हमें चीजें चाहिए. तो हमने कहा पहले स्थान पे हम A को रख सकते हैं अमन या बमन या चमन या दीप्ति. फर्स्ट प्लेस पे चारों में से किसी एक को रख सकते हैं. अगर हमने पहले पे A को रखा है तो दूसरे पे किसको रखना होगा हमें? अगर हमने पहले पे A को रख दिया है ऑलरेडी, तो दूसरे पे या तो B जाएगा या C जाएगा या D जाएगा. अगर हमने पहले पे B रखा है तो दूसरे पे कौन जाएगा? या तो A जाएगा या C जाएगा या D जाएगा. अगर हमने पहले पे C रखा है तो दूसरे पे A जाएगा या B जाएगा या D जाएगा. अगर D रख दिया पहले पे तो A जाएगा, B जाएगा या C जाएगा. यहां जितने भी कॉम्बिनेशन बने जैसे AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC, तो ये ट्री जो मैंने बनाई है इसकी हर एक ब्रांच एक परम्यूटेशन है. आप सब लिख के देखो तो AB, AC सब मिल जाएंगे आपको. यहां से मुझे मिला AB, AC, AD, फिर मुझे मिला BC, मतलब BA, BC, BD, सारे मिल गए, राइट. ये मिल गया CA, CB, CD, और ये मिल गया DA, DB, DC. नाउ क्या हम बार बार ऐसे ट्री बनाएंगे? नहीं. इसको लिखने का आप सिंपल सा तरीका ऐसा हो गया आपका कि आप कहोगे पहले प्लेस पर हमारे पास 2 प्लेस हैं. पहले प्लेस पे हमारे पास 4 संभावनाएं हैं. चारों में से किसी एक को यहां रखेंगे तो हमारे पास संभावनाएं कितनी है? 4. यहां एंड आएगा. एंड मीन्स व्हाट? हर 4 से 3 निकले हैं इसलिए एंड. हर 4 से 3 निकले हैं तो बेसिकली यहां पर आप 4 into 3 कर रहे हो. अब उसी चीज को मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं कि पहले प्लेस पे हमारे पास 4 संभावनाएं हैं. अमन, बमन, दीप्ति, चमन में से किसी को भी बैठा सकते हैं पहले प्लेस पे. और जो एक यहां बैठ जाएगा वो दूसरे प्लेस पे नहीं बैठ पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुका है. तो दूसरे प्लेस पे हमारे पास 3 चॉइसेस हैं. तो ये 4 3 12 बना, और यही वैल्यू हमारी होती है 4p2 की. तो 4p2 का सिंपल मतलब पता है क्या हुआ? 4p2 का सिंपल मतलब हुआ कि पहले 4 लिखो और फिर यहां 2 लिखा है तो 4 को 1 कम करके 2 स्थान तक चले. 4 into 3 is 4p2. तो 4p2 की वैल्यू आपको मैंने लिख के दिखा दी कि इट्स 4 into 3. अब मैं यहां आ जाऊं, अगर जैसे ये केस था NPR. NPR का मतलब होगा कि पहले मैं n लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा n-1, फिर मैं लिखूंगा n-2. कहां तक जाऊंगा? R स्थान तक जाऊंगा मैं. R स्थान तक जाने का मतलब पहले स्थान पे n-0 है, दूसरे पे n-1 है. तो ये जो वैल्यू आएगी n-, तीसरे स्थान पे 2 आ रहा हूं तो ये n-R-1 आएगी. इतनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, राइट. R बार है तो R बार ऐसे जाना पड़ेगा मुझे. ये हमारी NPR की वैल्यू है. अब अगर आप थोड़े से भी समझदार हो और फैक्टोरियल नोटेशन समझते हो तो बेसिकली आप कहोगे इसको हम यहां रोक क्यों रहे हैं? हम इसके आगे n-R भी करेंगे, इसके आगे हम ऐसे बढ़ते जाएंगे और n-R+1 करेंगे. मतलब ये R-1 तक गए थे ना, फिर R गए, फिर R+1 घटाएंगे, ऐसे करके चलते जाएंगे एंड वी विल गो टिल 1. तो जो न्यूमरेटर में आपने मल्टीप्लाई किया वही न्यूमरेटर में आप डिवाइड कर दें ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ना बदले, राइट. फिर आपको कुछ मजेदार चीज पता चलेगी. n-R तक ये क्या हुआ? 1 से लेके n तक की संख्याओं का प्रोडक्ट है. 1 से लेके n तक की संख्याओं के प्रोडक्ट को हम एक नाम से जानते हैं, फैक्टोरियल n. कोई जानता है इसको? फैक्टोरियल n बोलते हैं. 1 से लेके n तक की संख्याओं के गुणनफल को हम फैक्टोरियल n बोलते हैं. और नीचे 1 से n-R तक की संख्याएं हैं तो इसको हम बोलते हैं n-R फैक्टोरियल. अब हम पहले फॉर्मूले पे पहुंचे हैं कि NPR का जो फॉर्मूला है, पहले तो मैंने आपको लिखना सिखाया कि NPR कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, और ये NPR का फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाया है कि इसका मतलब है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-R. फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 2 3 से लेके अगर n तक का आप गुणा करते हो तो इसको हम फैक्टोरियल n बोलते हैं.
फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके n तक की संख्याओं का गुणा। नीचे आपने देखा 1 से लेके n माइनस आर तक की संख्याओं का गुणा है, तो वो फैक्टोरियल n माइनस आर है। तो इसका मैथमेटिकल नोटेशन npr का होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। नॉट 1 टू इन्फिनिटी का, जल जहां n तक रुकना पड़ेगा, इन्फिनिटी तो थोड़ा जाना है आपको। दिस इज द परमुटेशन। अब मैं आता हूं, एक चीज आपको समझना है बहुत ध्यान से कि व्हाट विल बी एनसीआर। अब आप बताओ, अगर आपके पास आर आइटम थे, जैसे आपके पास 2 आइटम थे, तो 2 आइटम थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब यहां याद करो 4c2 की वैल्यू जब 6 आई थी, तो 4p2 की वैल्यू क्या आई थी 12, उसमें 2 से गुणा हो गया था बस। तो आर आइटम को अगर हम अरेंज करने बैठ जाते हैं तो फैक्टोरियल आर तरीके बढ़ जाते हैं। तो यहां एनसीआर की वैल्यू में सिर्फ फर्क इतना हो जाता है कि फैक्टोरियल एन आता है, फैक्टोरियल आर आ जाता है और फैक्टोरियल एन माइनस आर रहता है। तो अगर एग्जाम में फॉर्मूला पूछ बैठे एनसीआर का तो ऐसे लिखते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है ही नहीं है, फॉर्मूले जानने जरूरी हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसको लिखना कैसे है। तो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाता हूं फटाफट कि लिखना कैसे होता है। जैसे आपको एग्जाम में मान लिया निकालना हो कि मुझे 10c3 की वैल्यू चाहिए, ये निकालना है, कैसे निकालेंगे? मुझे 10p3 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? 10p3 का मतलब है 10 को 3 बार गुणा करना है और एक एक कम करके जाओ। ये 10p3 है। पहले प्लेस पे 10 चॉइस है, दूसरे प्लेस पे 9 चॉइस है, तीसरे पे 8। ये आपकी 10p3 की वैल्यू है। अब अगर आपको 10c3 लिखना है तो क्या करना है? 10c3 का मतलब होगा 10 9 8 जाएंगे, और जो यहां 3 लिखा है ना, इसको भी आप 3 2 1 तक लेके जाइए। इसको 3 बार लिखिए, इसको 3 बार लिखिए, इसी ऑर्डर में। तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आएगी 3 दूनी 6, 9 72, 12 120। ये लिखना सीख लीजिए पहले, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फार्मूला तो रट ही लोगे, तुम उस्ताद हो उसके, इसको लिखना तो कम से कम सीख लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे को निकालना है 5c2 की वैल्यू, तो 5c2 में आप 5p2 अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? आप सिंपली कहोगे 5 इंटू 4, ये 20 के बराबर है। 2 स्थान तक जाना है, 5 से शुरू करना है, 5 फिर 4, 5 चौके 20। 5c2 अगर लिखना है तो आप 5 को 2 स्थान तक लेके जाओगे, एक एक रिड्यूस करके 5 इंटू 4, फिर 2 को भी एक एक स्थान रिड्यूस करके 2 बार ले जाएंगे, तो ये वैल्यू ऐसे बनेगी। तो वैल्यू बनेगी 20/2 यानी 10। ठीक है। फायदा क्या है इसका? फायदा मैं आपको बता रहा हूं अभी। जैसे आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए, मान लिया, जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन मान लिया है कि 11 पीपल है मेरे पास, 11 लोग हैं। 11 लोगों में से मुझे 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट 2, और अदर देन लेट्स से सेलेक्ट 3 पीपल। और मैं पूछूं नंबर ऑफ वेज बता दो। सेलेक्ट करना है खाली, सीधा लिखा हुआ। तो आप कहोगे 11c3 निकालना है मुझे। 11 में से 3 का सिलेक्शन 11c3 कहलाता है। अब 11c3 की वैल्यू होगी 11 इंटू 10 इंटू 9, 3 लिखा है, 3 बार जाना है, 3 इंटू 2 इंटू 1। ये बना आपका 3 दूनी 6, 15 छक्के 90, 165 आंसर। मैनुअल राइटिंग नहीं करनी आपको। 10p3 में 10 इंटू 9 इंटू 8, 5p3 कहाँ लिखा था बेटा? 5p2 लिखा था। कुछ भी मत बोला करो, यहाँ p2 लिखा है, p3 थोड़ा ना लिखा है मैंने। आंखों का नंबर सही करो। आर यू फाइंडिंग इट इजी? यस, दैट आई हैव टू हैव 11 पीपल, 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो मैं बोलूंगा 11c3। 11c3 हमारा 165 के बराबर। समझ में आया कि नहीं? यस। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, देखते हैं क्या क्या सीखे हो तुम। बताओ 11p4 की वैल्यू क्या होगी? निकाल के बताओ मुझे। व्हाट इज 11p4? देखते हैं कौन उत्तर देता है 11p4 की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11p4? लेट मी सी हु गिव्स द आंसर। 990 7920। इट्स 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। 4 बार 11 को रिड्यूस करते हुए लिखना है। तो क्या वैल्यू आएगी आपकी? 72 10 720, 11 इंटू 720 आ गई, विच इज 7920। अच्छा बताओ 11c4 कितना होगा? चलो निकालो।
11C4 कितना होगा? कैलकुलेट करो, बताओ, समय ना लगाओ, बताओ 11C4 कितना होगा बेटा? वैल्यू निकालो जरा। 330। देखो आप वही करोगे, 11 10 9 8 बटे 4 3 2 1। ठीक, 4 3 12 2 24, 9 72, 24 72 होता है। ये वैल्यू आ गई आपकी 330। दैट्स योर आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, कि नहीं आ रहा है? यस। अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। आपको पता है आपके पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं अंग्रेजी में। इन 26 अल्फाबेट्स में मुझे क्या करना है? 3 अल्फाबेट्स लेने हैं, ठीक है? और 3 अल्फाबेट्स के 26 अल्फाबेट्स है हमारे पास। मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, सॉरी। नंबर ऑफ वर्ड्स जो इन 3 अल्फाबेट से बनाए जा सकते हैं, बताओ कितने होंगे? 3 अल्फाबेट से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? देखते हैं कौन इसका उत्तर देता है। आई हैव 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। मैं उनमें से 3 को इस्तेमाल करके कितने वर्ड्स बना सकता हूं, कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ये मेरे को आंसर निकालना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मुझे 26C3 लेना है या मुझे 26P3 लेना है? तो पहला आंसर है आपको 26P3 लेना है। कैसे? आप कोई भी 3 अल्फाबेट चुन लो, ABC। अब देखो इनको अरेंज करना पॉसिबल है क्या? यस। ABC अलग वर्ड होगा, BAC अलग वर्ड होगा, CAB अलग वर्ड होगा, एंड सो ऑन। तो अगर मैंने 3 का सिलेक्शन कर भी लिया है, तो वो 3 के सिलेक्शन से भी ढेर सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, बिकॉज उनके अरेंजमेंट से मुझे नए नए वर्ड मिलेंगे। अंग्रेजी में समझ में आई बात की नहीं? देर आर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स विद डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स। ABC is a different word, BAC is a different word. It's not selection, it's selection and arrangement. And therefore 26P3, and therefore 26 into 25 into 24 is the answer. 26 इंटू 24 क्या होता है? 25 स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू 25। 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कितना होता है? 15625 माइनस 25, 15,600 आपका आंसर होगा। मजा आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आया आपको? C3 कैसे काम करता है, P3 काम। सिलेक्शन केवल करना होता तो 26C3 होता, लेकिन मुझे यहाँ अरेंजमेंट भी करना है, इसलिए हमने लिखा P3। ओके, आज भी क्लास मार डालोगे? हम भी तो मर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी तैयारी कराने के चक्कर में हैं। संडे को सोते मस्त तुमको पढ़ा रहे हैं बैठ के, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन। अब देखो मैं कुछ पूछने जा रहा हूं, देखते हैं कौन बताता है। 11, एक मिनट सॉरी, क्या पूछूं तुमसे? कुछ कुछ खतरनाक पूछने का मन कर रहा है मेरे पास। चलो ठीक है। 11 पीपल है मेरे पास, लेट से। मुझे 8 लोगों को सिलेक्ट करना है। बताइए नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, कितने तरीके हैं सिलेक्ट करने के? निकालो। 11 लोगों में से मुझे 8 लोगों को सिलेक्ट करना है। बताओ कितने तरीके हो सकते हैं इस चीज के? क्या तुम्हारी हालत खराब हो रही है? यस, इस सवाल में 11 में से 8 लोगों को सिलेक्ट करना है। 11C8, 165 निकाल रहे हैं कुछ लोग, ठीक है?
11C8 निकालना है। अब देखो निकल तो जाएगा, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा करना है क्या? नहीं, 8 बार लिखना था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा 8 बार। फिर नीचे जाओगे, नीचे भी 8 बार लिखोगे, 1 2 3, नीचे तो 8 बार लिखोगे तो जाहिर सी बात है 8 से ही पीछे जाओगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप कहोगे सर कुछ चीजें कट रही हैं, मैं कहूंगा क्या क्या कट रहा है भाई? आप कहोगे 6, देखो यहाँ से सर 8 के आगे जो 4 तक है तो कट ही रहा है। मेरी बात तो तुम्हारी सही है। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है ना, क्या बच रही है? 11 इंटू 10 इंटू 9 बटे 3 इंटू 2 इंटू 1 ही बच रहा है। क्या ये वैल्यू 11C3 की तरह दिख रही है? यस। अब आप कहोगे सर ये क्या शुरू में देख सकते थे क्या? जी हाँ, एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो ध्यान रखना, बहुत कमाल का फॉर्मूला है कि कहाँ लिखूं फॉर्मूला? यही लिख देता हूं, इस खाली पेज पे लिखता हूं। फॉर्मूला होता है कि NCR जो होता है ना, ये NCN-R के बराबर होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत काम का फॉर्मूला है। जिन लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ी है 11वीं क्लास में, रटा हुआ है इसको। मैं आपको अभी समझाता हूं कि इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1 सेकंड में इसका प्रूफ देता हूं तुमको। देखो यहां जाओ, 11 में से जब तुम 8 लोगों को चुनते जा रहे हो तो आपको पता है क्या हो रहा है? जब आप 8 लोगों को इधर चुन रहे हो तो इधर 3 लोग बच रहे हैं। तो जब 8 लोगों की सारी संभावनाएं तुम इधर लिख दोगे ना, तो इधर 3 लोग भी अपने आप सेलेक्ट होकर उनकी सारी संभावनाएं, जैसे तुम 8 लोगों को यहां लिखो तो बाकी बचे 3 लोग क्या हैं, इधर लिख जाएंगे। Whenever you are selecting 8 out of 11, you are also selecting 3. You are making 2 different groups. When you are selecting 8, just think about it. तुमने 8 को सेलेक्ट किया, कहा इधर आओ, 3 जो बच गए वो अपने आप सेलेक्ट हो गए। तो यू आर मेकिंग 2 डिविजन्स पैरेलली। जब आप 8 सेलेक्ट करो तो 3 का सिलेक्शन भी होता जा रहा है। तुमने 8 की सारी पॉसिबिलिटी अगर लिख दी तो 3 की अपने आप सारी पॉसिबिलिटी बन गई। इसलिए 11C8 जो है 11C3 के बराबर होगा ही होगा। जितने 8 को सेलेक्ट करने के तरीके होंगे उतने ही 3 को सेलेक्ट करने के तरीके होंगे। इसलिए कभी भी 11C8 को ऐसे लिख के नहीं निकालना है। अगर 11-8 छोटा है तो वही लिखो ना, उसी को निकाल लेंगे, 11C3 निकाल लेंगे। इसलिए जब आप n में से r को सेलेक्ट करते हो, n में से r को सेलेक्ट कर लेते हो तो अपने आप n-r भी सेलेक्ट होते हैं। इसलिए NCR NCN-R के बराबर होता है। कौन नहीं समझा? अविनाश, क्यों नहीं समझे? अरे ये बताओ बालक, मैंने, चलो तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 3 लोग हैं मान लिया हमारे पास। 3 लोगों में से मैंने कहा, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि 3C2 और 3C1 बराबर होंगे, ये समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं 3 में जब 2 को सिलेक्ट करोगे तो 3 में से 1 का सिलेक्शन, क्योंकि 2 और 1 3 है, बराबर होगा। क्यों होगा इसको देखो। मान लेते हैं ABC 3 लोग हैं, तुमने यहां AB को सिलेक्ट किया, C अपने आप बच गया उधर। तुमने यहां AC को सिलेक्ट किया, B अपने आप बच गया उधर। तुमने यहां BC को सिलेक्ट किया, A अपने आप बच गया उधर। तो जितने तरीके तुम्हारे 2 को सिलेक्ट करने के हैं उतने ही तरीके तुम्हारे 1 को सिलेक्ट करने के हैं, क्योंकि 1 अपने आप बच रहा है। और 1 अगर अपने आप बच रहा है तो तुम 2-2 का सिलेक्शन करते जा रहे हो, तो जो 1-1 बचता जा रहा है उसका सिलेक्शन भी अपने आप क्रिएट होता जा रहा है। इसलिए NC में जब R को सिलेक्ट करोगे तो N-R का सिलेक्शन अपने आप क्रिएट हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तुम्हें समझ में नहीं है तो इसको रटो, बट रटना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं 11C8 पूछता हूं आपसे तो 11C8 नहीं निकालना है आपको 11C3 निकालना है, क्योंकि आपको पता है उसकी कैलकुलेशन छोटी है। तो 11-8 3, 11C3 निकालो। दैट इज बिकॉज दिस वैल्यू विल बी स्मॉलर, छोटा वैल्यू होगा ये। तो ये मैंने आपको कुछ सिखाया है जिसका नाम है परमुटेशन, और ये स्ट्रेट परमुटेशन है। और अब हम एक चीज छोटी सी और सीख लेते हैं यहाँ पर, तो आपका परमुटेशन नाम का टॉपिक हो जाएगा। बहुत गहराई में नहीं उतरना है इसमें,
आप सवाल कर पाएंगे और प्रोबेबिलिटी में इसका हम यूज भी कर पाएंगे। तो दूसरा एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। तो ये भी समझ लो, तो आपका परमुटेशन का काम भी हो जाएगा, सर्कुलर अरेंजमेंट। लेट्स सी व्हाट दिस इज। तो हमने कहा एक मान लिया लीनियर अरेंजमेंट है, 4 लोग हैं, ए बी सी, 3 ही लोग लेते हैं। कितनी संभावनाएं बनेंगी ए बी सी? आप कहोगे ए सी बी, फिर बी ए सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर सी बी ए। क्या ये लीनियर में 6 संभावनाएं हैं? ठीक है, क्लियर? ये मैंने नहीं पढ़ा है परमुटेशन, यूट्यूब पर पढ़ लो चुपचाप। जो नहीं पढ़ा है वो कैसे पढ़ लेते हो तुम लोग अपने आप? 6 संभावनाएं हैं इसकी, ये लीनियर है। अब मैं इसको सर्कुलर में कन्वर्ट करूं, ठीक है, देखना ध्यान से, इसको मैं सर्कुलर में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो मैं लिखूंगा ए बी सी, ए बी सी ऐसे कर दी, ठीक है। ये पहला है, तो मैंने यहां पर क्या लिखा? पहला। फिर मैं लिख रहा हूं दूसरा, ये दूसरा है। दूसरा को देखो, दूसरा क्या है? ए सी बी। पहले सब कुछ बना लेते हैं जैसा दिया हुआ, ए सी बी बना दिया। तीसरा देखिए, बी ए सी, बी ए सी बनाते हैं, तो यहां मैंने लिखा बी ए सी। फिर चौथा बनाया यहां पर, चौथा बी सी ए, बी सी ए। फिर पांचवा बनाते हैं यहां पर सी ए बी, सी ए बी। अच्छा, अब छठा बनाते हैं सी बी ए, सी बी एंड ए, ठीक है। अब देखो लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या फर्क है, ये आपको यहीं से समझ में आएगा। ओके, समझ में आ गया नहीं? मैं कुछ समझा रहा हूं। लेट्स से आपकी शादी होगी, और शादी नहीं, छोड़ो, शादी में ज्यादा हो जाता है। आप लेट्स से वैलेंटाइंस डे पे आप प्रपोज करते हो अपनी गर्लफ्रेंड को, या कर चुके हो, आपकी गर्लफ्रेंड है लेट्स से, तो उस गर्लफ्रेंड को आपने इस 14 फरवरी को ये गिफ्ट दिया था, एक नेकलेस दिया था जिसमें ए बी सी करके इस तरह से, यू हैड ए नेकलेस ऑफ दिस काइंड, ए बी सी। अब बहुत ध्यान से जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको देखना। तुमने ये नेकलेस दिया उसको, फिर तुमने अगली बार ये वाला नेकलेस दे दिया उसको, प्यार मिलेगा या चाटा? चाटा पड़ेगा, सीधी सी बात है, बिकॉज बोथ आर सेम। जस्ट सी इट, यहां एबीसी है क्लॉकवाइज, यहां भी तो एबीसी है क्लॉकवाइज। इट्स लाइक कोई सर्कुलर चीज है, उसको थोड़ा सा घुमा दिया तुमने, नया नेकलेस थोड़ा ना है ये, ओके, कि वही डिजाइन उठा उठा के भर रहे हो क्या? ऐसे ही देखो, यहां पर एसीबी दिख रहा है तुमको, एसीबी। अभी एसीबी अलग है, यहां तो तुम समझा सकते हो, थप्पड़ बीच में रोक के तो समझा रहा हूं मैं। देखो ये एबीसी है, ये एसीबी है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, बच जाओगे। लेकिन ये एसीबी, और यहां भी देखो एसीबी है, क्या यहां भी आपको एसीबी दिख रहा है? यस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, इफ यू क्लियरली सी, जैसे ये एबीसी है, ये देखो, ये भी एबीसी है। तो इसेंशियली जो तुम्हारे यहां 6 लीनियर कॉम्बिनेशंस थे, उनमें से अगर देखो तो यहां 3 एबीसी एबीसी हो गए, एबीसी, फिर आपका ये एबीसी, फिर आपका ये एबीसी, और 3 हमारे एसीबी बन गए। क्या ये सारे जो नेकलेसेस आपके सामने हैं, इसमें केवल 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं? यस, दे आर नॉट 6 डिफरेंट नेकलेसेस। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो हमारे 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे, वो सर्कुलर में जाते समय, क्योंकि आपके पास 3 प्लेसेस हैं,
3 प्लेसेस हैं वो बेसिकली 3 से डिवाइड होके 2 में कन्वर्ट हो गए। यस और नो? से यस। कितने लोग कह रहे हैं हाँ समझ में आ गया? 2 में कन्वर्ट हो गए। जो 6 कॉम्बिनेशन आपको लीनियर में दिख रहे हैं वो एक्चुअल में सर्कुलर में 2 ही है। अब मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूं, ये 2 नहीं है, ये भी एक ही है। क्यों? जैसे तुमने किसी को नेकलेस दिया, नेकलेस देखे हो कभी जिंदगी में? मतलब इट्स लाइक एक माला समझ लो। अब ये माला जो है पलटी भी जा सकती है, तो ये जो एसी भी है जरा इसको पलट दो, ऐसे उलट दो, राइट? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। ऐसे समझाता हूं, थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं। देखो, बनाते हैं, बढ़िया नेकलेस बनाते हैं, तुम्हारे भविष्य में काम आएगा इसे। देखो 2 नेकलेस बना रहा हूं, यहां एक बीड लगा रहा हूं मैं रेड कलर की, रेड। यहां मैं बीड लगा रहा हूं ब्लू कलर की, और यहां लगा रहा हूं येलो कलर की। ये 3 बीड्स लगाई है मैंने, रेड ब्लू येलो। यहां मैं लगा रहा हूं रेड, यहां लगा रहा हूं ब्लू, और यहां लगा रहा हूं येलो। अब आप देखेंगे तो कहेंगे, आप कहोगे कि भाई यहां देखो रेड है, यहां येलो है, और यहां ब्लू है। यहां ब्लू है, यहां रेड है, यहां येलो है। तो आप कहोगे कि भाई यहां आर वाई बी है और यहां आर बी वाई है। अरे नॉट डिफरेंट, बिकॉज इस माला को बस मैं पलट दूं ऐसे। क्या माले पलटे जा सकते हैं? यस, ये तो पलटने वाली चीज है, यू कैन जस्ट पलट दो। सेम बन गया कि नहीं बन गया? यस। जब कोई चीज पलटी जा सकती है तो उसमें एक चीज और होती है कि जो मिरर इमेजेस होती हैं वो भी सेम कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। मिरर इमेजेस आर नॉट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, बिकॉज पलट के भी वही चीज तो है। तो यहां भी तुम थप्पड़ खा जाओगे, जिंदगी बड़ी मुश्किल है। तो यहां 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे कब? जब चीजें पलटी नहीं जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों को मैंने एक टेबल पे बिठाया है सर्कुलर फैशन में, जमीन पे सर्कुलर टेबल पे बिठाया, तो देयर विल बी 2 डिफरेंट वेज जिसमें आप इनको बैठा सकते हो। एबीसी और एसीबी जो है वो 2 कॉम्बिनेशन हैं, सर्कुलर फैशन में बिठा सकता हूं मैं इनको। अगर ये, क्योंकि टेबल को तो नहीं पलट सकते हो ना आप, कि एबीसी के टेबल और टेबल ऐसे पलट के देख रहे हैं, नहीं, तो वहां पलटना अलाउड नहीं है उस सर्कुलर कॉम्बिनेशन। बट कभी कोई ऐसी चीज है जिसको हम पलट भी सकते हैं, तो आपने देखा वहां पर कि जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, वो और आधे हो जाते हैं, पलटी जा सकती है। तो अब मैं सर्कुलर परम्यूटेशन का आपको फॉर्मूला देने जा रहा हूं जो आपके बहुत काम आने वाला है। ध्यान से देखिए। ओके, सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला बताता हूं आपको, कि हमारे पास मान लिया n ऑब्जेक्ट्स हैं। I have n objects and let's say I have n places. n ऑब्जेक्ट और n प्लेसेस अगर हमारे पास हो तो आपको पता है ये npn बनेगा लीनियर में। लीनियर में npn का मतलब मैं n से शुरू करूंगा, फिर मैं n-1 जाऊंगा, ऐसे n बार जाऊंगा तो मैं 1 तक जाऊंगा, गुणा करूंगा। इसको हम फैक्टोरियल n बोलते हैं। 4 ऑब्जेक्ट 4 प्लेसेस फैक्टोरियल 4 कहलाते हैं, ऐसा बन जाता है। अब n ऑब्जेक्ट n प्लेसेस में अगर मैं सर्कुलर में आता हूं, सर्कुलर में 2 चॉइसेस बनेंगी। पहला, कैन बी टर्न्ड, क्या उसको पलटा जा सकता है। दूसरा, कैन नॉट बी टर्न। केस समझ में आ गया आपको? जब माला की बात करेंगे, गार्लैंड, नेकलेस, तो उसको पलट सकते हैं। तो उस केस में तो आपको पता है कि पहले तो ये n फैक्टोरियल नहीं होगा, ये n से डिवाइड हो जाएगा। n से डिवाइड होके ये बन जाएगा n-1 फैक्टोरियल बाई 2, क्योंकि इसको पलट भी सकते हैं तो आधे से और डिवाइड करो। जैसे वहां नहीं था 6 को 3 से डिवाइड किया, 3 प्लेसेस से 6 पॉसिबिलिटी आई थी, ऐसे समझो 3 थे, 3 प्लेस था तो फैक्टोरियल 3,
फिर उसको हमने 3 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू बन गई फैक्टोरियल 2, फिर उसको हमने 2 से डिवाइड किया। द फॉर्मूला इज दिस। और अगर हम पलट नहीं सकते हैं तो n-1 फैक्टोरियल बनेगा आपका। दूसरा केस, केस नंबर 2, n ऑब्जेक्ट्स और हमारे पास मान लिया r प्लेसेस हैं। कितने? r प्लेसेस हैं। सेम पहला, कांट बी टर्न, इनको हम पलट नहीं सकते हैं, सॉरी कैन बी टर्न। अगर हम उसको पलट सकते हैं तो कहानी अलग, नहीं पलट सकते तो कहानी अलग। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से। तो अगर हम पलट सकते हैं तो क्या बनेगा? आपको लीनियर, पहले लिखो, लीनियर एनपीआर है, n ऑब्जेक्ट्स और r प्लेसेस हैं तो एनपीआर लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो एक तो मुझे इसको n से डिवाइड करना है कि r से डिवाइड करना होगा। आप कहोगे 2r से डिवाइड करिए, r प्लेसेस है ना, तो अगर हम पलट सकते हैं तो r प्लेसेस के करस्पॉन्डिंग एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, तो मुझे npr/2r लिखना पड़ेगा। और अगर हम पलट नहीं सकते हैं तो हम npr/r लिखेंगे। तो ये 4 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं सर्कुलर परमुटेशन के। कोई भी सवाल आपका रुकेगा नहीं अगर आप इस बात को समझ जाते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस, से यस, क्लियर है? बोलो हाँ। ठीक है, मेक सेंस? नहीं समझा तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना बेटा घर पे, अच्छे समझ में आएगा। अब एक लास्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसपे परमुटेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा मान लिया, और वो वर्ड है हमारा अरेंज, राइट? अब एक सवाल आता है कि इसमें जितने भी लेटर्स दिए हैं मुझे, उन लेटर्स को अगर हम अरेंज करें, शब्द का नाम है अरेंज, जितने भी लेटर्स हैं अगर हम इनको अरेंज करें तो हमें कितने डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे, ये हमें बताना है। तो मैं पहले एक शब्द दूसरा लिखता हूं आपके सामने, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने RAMO, और मैंने कहा इससे इन्हीं के लेटर्स को अरेंज करके बताओ कितने शब्द मिलेंगे। तो आप कहोगे 4 शब्द हैं और इन्हीं को अरेंज करना है, 4 शब्दों से मुझे कितने लेटर्स मिल सकते हैं? तो आप कहोगे फैक्टोरियल 4। क्यों? 4 शब्द हैं, 4 लेटर्स हैं मेरे पास, और 4 ही स्थान है, 4 लेटर के वर्ड बनाने। अरेंज करने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स तो सेम ही रहेंगे। 4 वर्ड 4 स्थान, तो आप कहोगे 4 3 2 1 बनता है, वही 4 × 3 × 2 × 1। इसको हम 4p4 भी बोल सकते हैं या फैक्टोरियल 4 बोल सकते हैं, या हम इसको 24 बोल सकते हैं। सिंपल है कहानी, कोई दिक्कत नहीं। यहां जब आप आओगे तो आप कहोगे सर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि यहां सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं है। यहां ए 2 बार आ रहा है, यस, ए 2 बार आ रहा है, आर भी 2 बार आ रहा है, NGE एक बार आ रहा है। तो अगर ये सब अलग अलग होते तब तो ठीक था, 2 2 4 3 7 हम लिखते कि ये वैल्यू फैक्टोरियल 7 है, 7 शब्द 7 स्थान फैक्टोरियल 7 है। बट आप कहोगे सर यहां ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां जब इन दोनों को हम आपस में अरेंज करेंगे ए और ए, इनसे कुछ नया मिलने वाला ही नहीं है भाई। डबल ए अगर एक शब्द, जैसे मैं कहूं मेरे पास एक शब्द है डबल ए, इसको अरेंज करके कितने शब्द बना सकते हो? तो ये फैक्टोरियल 2 नहीं बोल सकते आप इसको, क्योंकि 2 ए सेम है, तो आपको फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक ही बनेगा। तो द प्रोसेस इज, फिर आप आओ यहाँ पर, सबको पहले अलग अलग मान के फैक्टोरियल 7 लिखो, फिर देखो यहाँ 2 ए सेम है तो इसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करिए, यहाँ 2 आर सेम है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करिए। तो ये अल्टीमेट आंसर यहां से निकलेगा आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 1 × 2 × 1। 4 से एक तरह से 4 कटेगा तो 3 दूनी 6 पंचे 30 6 180 × 7 1260 आपका आंसर आया।
तो व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कितने शब्द कॉमन है, पहले सबको डिफरेंट मान के यहाँ फैक्टोरियल 7 लिखो, फिर अगर 2a कॉमन है तो फैक्टोरियल 2, 2r कॉमन है तो फैक्टोरियल, अगर 3 बार a आता तो मैं यहाँ फैक्टोरियल 3 लिखता है इसके करस्पॉन्डिंग, डिवाइड कर रहे हैं कि उस अरेंजमेंट को हम हटा रहे हैं। जब अलग अलग होंगे तब तो ठीक है, लेकिन जब दो चीजें सेम हो जाएंगी तो जब फैक्टोरियल 7 आप लिख रहे हो तो मतलब आपने इनको अलग अलग माना है, तभी तो फैक्टोरियल 7 लिखा। तो आप उसको करेक्ट कर रहे हैं कि 2a की वजह से हमने फैक्टोरियल 2 एक्स्ट्रा मान रखा होगा, इसको डिवाइड करके हटाएंगे, इसको डिवाइड करके हम क्या करेंगे, हटाएंगे। क्लियर, समझ में आया? इज इट क्लियर, मेक सेंस? तो ये कुछ बेसिक परमुटेशन है, आपको और बहुत गहराई में लेके मैं नहीं जाऊंगा, बट अगर आप इसके साथ प्रयास करेंगे तो परमुटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे हो पाएंगे ना। जो बेसिक बिल्कुल परमुटेशन आपको आपके लिए चाहिए उतना मैंने यहां पर बता दिया। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे, जिसको हम बोलते हैं प्रायिकता। तो जरा प्रायिकता समझते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में भी हमें परमुटेशन की नीड पड़ती है। कैसे पड़ती है मैं आपको समझाता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट सो दैट आई कैन स्टार्ट सम प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन आपके साथ हम करेंगे। देखिएगा ध्यान से। तो जब हम प्रोबेबिलिटी में आते हैं बालक, एक मिनट, सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज, मुझे थोड़ा ब्लैंक पेजेस ही चाहिए। कितने लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है? एक थोड़ा ओवरव्यू चाहिए मुझे बस। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है पहले से, आती है आपको, अच्छा ठीक है, तो बेसिक डिस्कशन करेंगे पहले। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं प्रायिकता, पॉसिबिलिटी, प्रायिकता, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? लेट अस से मेरे पास कोई एक टूर्नामेंट हो रहा है, लेट से अभी चेस की बात हो रही है, लेट से चेस टूर्नामेंट हो रहा है। अब एक चेस टूर्नामेंट में क्या हुआ कि दो खिलाड़ी हैं, लेट से ए और बी। तो ये डिसाइड हुआ कि हम 5 मैचेस खेलेंगे, 5 मैचेस खेलेंगे, और 5 मैचेस में जो जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो विनर होगा, ठीक है। तो मैच 1 हुआ, और मैच 1 में क्या हुआ, ए और बी में क्या रिजल्ट रहा मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। आपने चेस कभी देखा है, खेल नहीं देखा है? जो जीतता है उसको 1 पॉइंट मिलता है, जो हारता है उसको 0। ड्रॉ होता है तो दोनों आधे आधे पॉइंट को बांट लेते हैं। तो देखो मैच 1 होता है, और मैच 1 में क्या होता है कि ड्रॉ हो जाता है ये मैच। तो अगर ये मैच ड्रॉ होगा तो इसको 0.5 मार्क्स मिलेंगे, इसको 0.5 मिलेंगे। फिर मैच 2 होता है, मैच 2 में क्या होता है कि ये 1 और ये 0। फिर मैच 3 होता है, और मैच 3 क्या होता है, फिर से ड्रॉ हो जाता है, राइट, ड्रॉ हो गया। अब लेट्स से इस स्टेज पर किसी कारण से अगले 2 मैचेस नहीं हो पाए, मतलब ड्यू टू एनी रीजन मैच 4 और मैच 5 नहीं हो पा रहे। ओके, नाउ किसको मैं विनर डिक्लेयर करूं, जस्ट थिंक अबाउट इट। अब अगर सीरीज 5 मैच की होनी थी, सीरीज मान लिया 5 मैच की होनी थी, तो यहां करंट स्कोर कितना चल रहा है इनका, 2, 1, 1, 2, और यहां क्या चल रहा है, यहां चल रहा है 1। अब देखो अगर मैं संभावनाओं की बात करूं तो मैच 4 और मैच 5 दोनों बी जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है? यस। अगर दोनों बी जीत लेगा तो बी के 3 पॉइंट होंगे, वो सीरीज जीत जाएगा। तो बी इस स्टेज पे सीरीज हारा नहीं है कि आप 5 मैचों की सीरीज में 3 ही मैच हुए हैं और आप ए को विनर घोषित कर दें, ये गलत है। क्योंकि बी बोलेगा मैं अगले दोनों मैच जीतने वाला हूं, तो कहेगा मैं पहले अपोनेंट को मौका देता हूं, तुम पहले थोड़ा मुझसे आगे हो लो, खुश हो लो, फिर मैं हराता हूं उनको, मेरा तरीका है। बी कह सकता है बात, यस, संभावना है कि नहीं है। ए बोलेगा कि देखो यार मैंने अभी तक मेरी लीड है तो मेरी आगे भी लीड रहेगी, ए का पॉइंट ये होगा। क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज खुली हुई हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 3 मैच देखे, क्योंकि ये बात सही भी है
कि पांचों मैच पूरे तो नहीं हुए। अगर ये 3 ही मैच की सीरीज होती तब तो हम बोल देते कि ठीक है भाई विनर है ये, तो बी भी कुछ नहीं बोलता, एक्सेप्टेड। बट जब सीरीज 5 मैच की थी तो आप बी को यहां हारा हुआ घोषित नहीं कर सकते। व्हाट शुड बी द वे नाउ? क्या हम इस परफॉर्मेंस के हिसाब से ए को विनर घोषित करें? नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ए और बी की जो हिस्ट्री है उसको खंगाल लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई चलो लेट अस से इसी नेचर के टूर्नामेंट में जो 5 मैचों के टूर्नामेंट होते हैं उसमें आखिरी 2 मैचेस में ए और बी की परफॉर्मेंस देखते हैं। लेट से हमने ऐसे 1000 मैच ढूंढ लिए और उन 1000 मैचों में हमने देखा, ऐसे 1000 मैच हमने देख लिए, और उन 1000 मैचेस में हमने देखा कि जब इस तरह की सिचुएशन हो कि 5 मैचेस का टूर्नामेंट हो और आखिरी 2 मैचेस में बी के जीतने की संभावना लेट से 80% है और ए के जीतने की संभावना मात्र 20% है, तो हम क्या बोलेंगे? यस, बी शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ विनर बेस्ड ऑन द डेटा। तो प्रोबेबिलिटी यही बताती है कि किसी ऐसी इवेंट में जो इवेंट हुई नहीं है उसके होने की क्या संभावना है। तो बी जीता नहीं है, बी के जीतने की क्या संभावना है, ये है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोबेबिलिटी डेटा बेस्ड एक जजमेंट है जो आप लगाते हो किसी पर्टिकुलर इवेंट की होने की संभावना जो कि हुई नहीं है। आप मेरी बात समझना, किसी एक इवेंट होने की संभावना जो इवेंट अभी घटित हुई नहीं है, हम पता करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इस इवेंट के होने की क्या संभावना है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, राइट। तो नाउ लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। तो पहले फॉर्मूले के पहले हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे। एक टर्म है एस, एनएस। एनएस को हम बोलते हैं कि ये हमारा एक सैंपल स्पेस है। अब पहले समझेंगे सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है, सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि लेटर से मैंने एक क्वाइन है मेरे पास, टॉसिंग ए क्वाइन, मैं एक क्वाइन को टॉस कर रहा हूं। सैंपल स्पेस का मतलब है जितनी भी आउटकम की संभावना है वो सैंपल स्पेस है। तो हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है। तो सैंपल स्पेस को हम बोलेंगे कि देयर आर 2 एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस मतलब जो जितने भी आउटकम आ सकते हैं उनकी टोटल वैल्यू है 2। जैसे हमने कहा टॉसिंग 2 कॉइन्स, हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया। अगर 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? आप कहोगे पहले पे हेड्स आ जाए दूसरे पे टेल्स आ जाए, पहले पे टेल्स आ जाए, सॉरी, पहले पे हेड आए दूसरे पे भी हेड आए, पहले पे हेड आए दूसरे पे, सॉरी ये तो हो गया, पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए और दोनों पे टेल आ जाए। सो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज सैंपल स्पेस। मैंने कहा मैं 3 कॉइन्स को टॉस करूंगा। आपको गिनने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। 3 प्लेसेस हैं और हर प्लेस पे 2-2 चॉइसेस हैं। हेड या टेल आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। तो आई हैव टोटल 8 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है। तो सैंपल स्पेस जो आपका बनेगा उसमें टोटल 8 मेंबर्स होंगे। इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस का मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज। तो 3 कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो टोटल 8 पॉसिबिलिटी होंगी। यहां पर क्या आ सकता है? हेड और टेल। यहां भी दूसरी कॉइन पे भी हेड और टेल, तीसरी कॉइन पे भी हेड और टेल। तो सारे कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हो, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, ऐसे करके बना लो आप तीनों ऐसे लिखो। यहां आप लिखिए हेड और टेल, फिर यहां भी लिखिए आप कि इससे निकल सकता है हेड और टेल, इससे भी निकल सकता है हेड और टेल, इससे हेड टेल हेड टेल। मैंने सब बना दिया आपके सामने। ऑल पॉसिबिलिटीज आर इन फ्रंट ऑफ यू। 8 कॉम्बिनेशन, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी।
ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर, टोटल 8, 2 से 2 निकले, फिर 2 से 2 निकले, 8 टोटल हो गए। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब आते हैं फॉर्मूले पे, बट फॉर्मूले पे आने के पहले हमेशा हम एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूं, आप भी सुन लो। लेटर से 2 लोग हैं और 2 लोगों में से एक बेरोजगार है, बेरोजगार, और एक है जिसको एएसओ मिल चुका है एमईए में। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों एक ही लड़की को पसंद करते हैं, लड़की इनडिफरेंट है दोनों को लेके, ठीक है, एक ही तरह के लड़के हैं दोनों, बस फर्क इस चीज का है, ये बेरोजगार है। दोनों ने अगर इस लड़की को प्रपोज किया तो किसके सिलेक्शन की संभावना ज्यादा है? इसकी। ठीक है, व्यवहारिक बात है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई प्यार मोहब्बत पहले से है नहीं, लड़कियां रियलिस्टिक होती हैं, पहले से प्यार मोहब्बत हो तो बात अलग है, ठीक है, वो तो फिर प्यार अंधा होता है। पहले से अगर कुछ नहीं है, दोनों के लिए इनडिफरेंट है, मतलब कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं है, और दोनों की प्रपोजल आएंगे तो जाहिर सी बात है ये रास्ता सही नहीं है, रास्ता यही सही है। अब प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ लोगों को गफलत में डाल सकता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि कोई भी इवेंट, उसके अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई, ये क्या होता है इसको समझिएगा। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आई विल राइट दिस, इसको बोलते हैं एन ई बटे एन एस। एन एस इज सैंपल स्पेस और एन ई आपका उस इवेंट के ऑकरेंस में कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैं आपको समझाता हूं, जैसे बिफोर आई कम हियर, देखो जैसे मैं कहूं आपसे कि 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं, उसको आप टॉस करो, तो 2 कॉइन्स को टॉस किया हमने, हमें चाहिए बोथ हेड्स और बोथ टेल्स। इसकी हमें मान लिया प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप कहोगे जो हमारा सैंपल स्पेस है, 2 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो क्या बनता है? 4 एलिमेंट होते हैं। इन केस यू वांट टू राइट, यू कैन राइट एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। जो हम आउटकम चाहते हैं अकर हो, जो इवेंट हम चाहते हैं अकर हो, वो फेवरेबल आउटकम्स क्या है? एनी। हम दोनों को या तो हेड हेड लें या टी टी लें, सेम चाहते हैं हम, बोथ हेड्स या बोथ टेल्स, वो 2 है। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि इवेंट ई अकर हो, तो हम कहेंगे एनी, मतलब वो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस। तो 4 है, ये 2 है, 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जस्ट 14 फरवरी के पहले ये दोनों लोग जो हैं, मतलब दे आर रूम पार्टनर्स एंड दे आर इवेल्युएटिंग कि भाई कैसे क्या होगा। तो इन दोनों लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली। तो प्रोबेबिलिटी जब निकाली तो क्या हुआ, देखते हैं ध्यान से। ये निकाल रहे हैं कि भाई हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट होगा कि नहीं, इसकी संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इन दोनों ने प्रोबेबिलिटी निकाली, इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से ए और बी। तो प्रोबेबिलिटी का जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो आप कहोगे भाई हमारा सैंपल स्पेस क्या है, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। डिजायर्ड आउटकम क्या है आपका? मान लिया आप सफल होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो आप चाहते हो कि आप एक्सेप्ट हो जाओ, ठीक है, एक्सेप्टेड। तो दोनों जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट ई यानी एक्सेप्टेंस की, तो क्या दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी, चाहे वो ए निकाले चाहे वो बी निकाले, प्रोबेबिलिटी एक ही आएगी भाई। फेवरेबल आउटकम ये, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो दोनों को इक्वल दे रहा है। अब ये बेरोजगार भाई साहब अननेसेसरी खुश हो रहे हैं, रात को कूदने लगे बिस्तर पे खड़े होके, चिल्ला रहे हो, कह रहा क्यों चिल्ला रहे हो,
क्योंकि इनकी खुद की प्रोबेबिलिटी और ए की प्रोबेबिलिटी बराबर आ रही है, तो ऐसे तो प्रोबेबिलिटी फर्जी होगी पूरी। समझ रहे हो कि नहीं है? इट्स लाइक कोई सेंस है प्रोबेबिलिटी का? नहीं, या तो कुछ गलती हो रही है इसमें। तो गलती इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऐसे केसेस में नहीं लगाया जाता है जैसे इन्होंने अप्लाई किया, राइट? दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्लाई प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमेशा उन इवेंट्स में लगाया जाता है जो इवेंट्स इक्वली लाइकली हों। अगर इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट? इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब उनके ऑकर होने की संभावना इक्वली लाइकली है, तब ये फॉर्मूला लगता है। जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन के टॉस में हेड्स और टेल्स आने की संभावनाएं बराबर है कि नहीं? आर दे इक्वली लाइकली और नॉट? यस, इट इज इक्वली लाइकली। एक डाइस को हमने रोल किया, 1 2 3 4 5 6, आने की जो संभावनाएं होती है बराबर होती हैं। कोई भी आ सकता है, मतलब इवेंट अभी ऑकर नहीं हुई है, बट अगर हम इवेंट ऑकरेंस की बात करें तो वो इवेंट के ऑकर होने की संभावनाएं बराबर हैं, पहले से इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो ओनली इन इक्वली लाइकली इवेंट्स वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, अदरवाइज नॉट। ये ध्यान रखना है आपको। क्या यहां दोनों इवेंट इक्वली लाइकली हैं? नहीं। बेरोजगार भाई साहब और ये एएसओ एनएमई, इनके प्रपोजल एक्सेप्टेंस की संभावनाएं इक्वली लाइकली है ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम लगा ही नहीं सकते। We cannot apply this formula. तो ये आपको समझना है कि we need to have equally likely events to apply this formula. Okay, fine. अब हम आते हैं कुछ सवालों को करते हैं, उन सवालों से आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसमें एक दो बातों का और ध्यान रखना है हमें जब हम पढ़ रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी की, हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए प्लेइंग कार्ड्स का, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सवाल बन जाते हैं बाद में। तो मैं थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करूंगा। तो जिन लोगों ने पत्ते खेले हैं उनको यहाँ बहुत फायदा होता है, उन्हें बेसिक चीजें पता होती है। तो लेट्स सी प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं पैक ऑफ, डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं, या हम ऐसे बोले पैक ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं। तो 52 कार्ड्स होते हैं इसमें, और इन 52 कार्ड्स में क्या होता है, 13-13 के 4 सेट्स होते हैं। ठीक, एक आपका होता है जिसको आप बोलते हो क्लब, और क्लब को हिंदी में बोलते हैं हम चिड़ी। ठीक है, चिड़ी कैसे दिखती है अगर मैं बनाना चाहूं तो? ये काले रंग की होती है, लाल बना रहा हूं बट लाल होती नहीं है, ये ब्लैक होती है। फिर हमारा यहां पर आता है काले रंग का एक और होता है, इसको बोलते हैं स्पेड। स्पेड को हिंदी में बोलते हैं हुकुम। ठीक है, हुकुम। हुकुम का कैसा होता है डिजाइन? ऐसे कुछ होता है, ये भी काले रंग का होता है। मैं रेड बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ ब्लैक कलर नहीं है पेंट करने का। ये भी रंग इसका काला ही होता है, ब्लैक कलर का होता है। देन हमारे पास होता है डायमंड। डायमंड जो होता है इसको हिंदी में ईंट बोलते हैं, और ईंट हमारा ऐसा होता है, दिस इज रेड कलर। देन हमारा होता है हार्ट। हार्ट होता है हमारा दिल। ठीक है, तो हार्ट आसान होता है, हार्ट को हिंदी में बोलते हैं पान, हिंदी में पान बुलाता है, और ये बिल्कुल बाकायदा दिल की तरह ही होता है। ये भी रेड कलर का पत्ता होता है, दिस इज रेड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पत्ते कैसे होते हैं? एस, इसको बोलते हैं इक्का, सब में एक इक्का होता है। फिर
2 से लेके 9 तक के पत्ते होते हैं, ये नंबर होते हैं इस पे लिखे। इक्के पे नंबर नहीं लिखा होता, ए लिखा होता है, ठीक है, बड़ा सा इक्का होता है वो, इट्स नॉट 1, इट इज नॉट रिटन एज 1, ए लिखा होता है, एस बोलते हैं उसको। 2 से 9 तक के नंबर्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक होते हैं, 10 तक होते हैं नंबर, बोलो 10 तक नंबर होते हैं, 2 से 10। फिर जो पत्ते होते हैं ये होता है आपका जैक, जैक को हिंदी में गुलाम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होती है क्वीन, क्यू लिखा होता है उस पर, बेगम, एंड देन हम बोलते हैं किंग। इन कार्ड्स पे चेहरे बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। अगर आपने पत्ते देखे हो तो इनमें फेस बना होता है, दे आर कॉल्ड एज फेस कार्ड्स। जोकर इज नॉट इनटू द प्ले, जोकर की बात कौन करने लगा, जे इज नॉट जोकर बेटा, जे इज जैक, वो जोकर अलग होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, एस 2 से 10 तक नंबर्ड कार्ड होंगे, फिर जैक क्वीन किंग होगा, इनके ऊपर चेहरे बने होते हैं, नंबर नहीं लिखा होता है, तो इनको फेस कार्ड्स भी बोले जाते हैं। अब यही चीज हर सूट में रिपीट होती है, यहां भी वही होता है, यहां भी वही होता है, यहां भी यही होता है। तो अब जैसे मैं समरी की बात करूं कि भाई इससे आपने क्या सीखा, तो समरी क्या है, समरी यह है कि भाई 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड्स होंगे और 26 ही हमारे रेड होंगे, पहली बात। इसके बाद आप देखोगे तो आपके पास 3 चौके 12 फेस कार्ड्स होंगे, 4 आपके पास एसेस होते हैं, और 36 जो होते हैं ये नंबर्ड कार्ड्स होते हैं, इनके ऊपर नंबर पड़ा होता है। 4 आपके जैक्स होते हैं, और इसमें मुझे लिखना चाहिए दो दो ब्लैक होंगे, 2 रेड होंगे। 4 एसेस में भी 2 ब्लैक होंगे, 2 रेड होंगे। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो हेलो हेलो, जी कौन बोल रहे हैं? ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जैक में 2 ब्लैक 2 रेड, ऐसे ही 4 आपके क्वींस होंगे, ये क्वींस में भी 2 ब्लैक 2 रेड। 4 आपके किंग होंगे, इसमें भी 2 ब्लैक और 2 रेड। आर यू गेटिंग द बेसिक्स ऑफ इट? टोटल 52 कार्ड्स हो गए हमारे पास, टोटल 52, उसमें 26 ब्लैक 26 रेड, 12 फेस कार्ड हो गए, 4 हमारे एसेस हो गए, 2 ब्लैक 2 रेड, 26 हमारे नंबर्ड कार्ड्स होंगे, 4 जैक्स होंगे 2 ब्लैक 2 रेड, 4 क्वींस होंगे 2 ब्लैक 2 रेड, 4 किंग होंगे 2 ब्लैक 2 रेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो ये समरी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एक प्लेइंग कार्ड का पैक खरीद पाए तो भी अच्छी बात है, एक बार देख लो सही से। घर वाले मना करेंगे तो बोल देना सर ने बोला है कि प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है, 2 4 सवाल भी दिखा देना उनको। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ले लेना कार्ड, अभी घर वालों को बोल देना 2 4 सवाल दिखा दो। तो देखो ये पत्तों वाले सवाल आते हैं, तो हमारे गुरुजी ने बोला कि एक बार देख लो कि कैसे होते हैं पत्ते, तो बोल देना हमें चाहिए, ठीक है। ले आना, एक सूट रखो अपने पास, थोड़ा ज्यादा बेहतर समझोगे, ठीक है। बोल देना सर ने बोला है। मेरी घर पे मेरी पिटाई हुई बचपन में यार,
पत्तों के चक्कर में, ठीक है, मुझे बहुत शौक था खेलने का, तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ के ले ही आता था। और पिताजी जैसे देखते थे उनको लगता था कि ये लड़का जो है ना जुआ ही खेलेगा क्या आगे, वो पीट देते तुरंत ही। खुद खेलते थे बैठ के दिन भर हैं, और हमको छूने नहीं देते थे। तो हमने कहा या तो आप भी छोड़ो या हम भी खेलेंगे। तो खैर उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि हमने ऐसी कंडीशन रखी। ठीक है। नेट पे क्यों देखोगे, लेके आओ यार, फिजिकल कार्ड होल्ड करो यार, ऐसा कुछ नहीं है, लेके आओ, फीलिंग आएगी तुमको तब। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द बेसिक्स अबाउट प्लेइंग कार्ड्स इज। और अब हम आते हैं और हम करेंगे थोड़ा सा सवाल लगाते हैं, थोड़ा समाज सवाल देखते हैं क्या क्या सवाल हैं, किस तरह से होंगे, कैसे होंगे। तो देखो यहाँ सवाल कर रहे हैं आपसे कि एक अनबायस्ड डाई है, डाई मतलब डाइस, ठीक है, डाइस बोलना चाहिए, डाई भी बोलते हैं इसको, पासा है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें एक इवन नंबर मिले। आप पहले सैंपल स्पेस देखिए क्या है आपका। सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 सब कुछ आ सकता है, यानी 6 एलिमेंट हुए। और जो इवेंट हम चाहते हैं अकर हो वो है कि इवन नंबर हो बस। तो हम चाहते हैं 2 आए या 4 आए या 6 आए, 2 4 6, तो ये 3 है हमारा। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट ई की वो हमारी है NE/NS। और NE/NS कितना बनेगा आपका, आप कहोगे 3/6, और 3/6 हमारा होता है 1/2। अब देखो ये सब जो सवाल हैं इनको इस तरीके से करना अपनी जगह ठीक है, बट बगैर किए भी काम चल जाता है। आप खुद बताओ मुझे कि आप एक डाइस को थ्रो करोगे, 3 इवन और 3 ऑड नंबर होते हैं, तो डोंट यू थिंक देयर इज ए 50% प्रोबेबिलिटी? यस। जैसे हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, हेड्स और टेल्स की क्या प्रोबेबिलिटी है? 50%। हेड आने की 50%, टेल आने की 50%। तो ऐसे ही अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 3 इवन और 3 ऑड नंबर हैं, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना इवन और ऑड आने की। यस, ऐसा तो है नहीं कि 3 ऑड है और 4 इवन है। 3 इवन 3 ऑड है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है इवन आने की और ऑड आने की, एंड देयरफॉर आंसर 1/2 आना है। और फॉर्मूला नहीं लगाओ तो भी आप बोल सकते हो कि हाफ आंसर होगा, 50% प्रोबेबिलिटी है मेरी इवन या ऑड आने की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी उत्तर भी बताते जाइए साथ साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक अनबायस्ड डाइस हमने थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें 3 का मल्टीपल मिले। आई वांट मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल अगर हमें चाहिए, 3 का गुणज हमें प्राप्त करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अगर मुझे ये पता करना है। तो आप कहोगे कि सैंपल स्पेस तो अभी हमने देख रखा है कि भाई 6 का है, और 3 का मल्टीपल की अगर आप बात करोगे तो 2 ही एलिमेंट होंगे, एक 3 होगा और एक 6 होगा, तो दिस विल बी 2। तो अगर आप मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं इसकी कि 3 का मल्टीपल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहोगे 2/6। 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो डाइस थ्रो करेंगे तो 3 का मल्टीपल हमारे आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सिंपली 1/3 बनने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोल आप करते रहिए, पोल में पार्टिसिपेट करते रहिए। एक अनबायस्ड डाई को हमने थ्रो किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक इवन नंबर मिले और एक 3 का मल्टीपल मिले। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखा हुआ है। तो हमें जो हमारी इवेंट है, हमें पता है कि डाइस को थ्रो करने में सैंपल स्पेस जो है सिंगल डाइस में 6 आता है। अब हमें या तो 3 का मल्टीपल मिले या इवन नंबर मिले, तो 2 चलेगा, 4 चलेगा, 6 चलेगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, और 3 के मल्टीपल में 3 भी आ जाएगा। तो देयर आर 4 इवेंट्स जो हम चाहते हैं कि अगर हो, जो हमारी फेवरेबल आउटकम है वो 4 इवेंट है। तो हम अगर लिखें कि प्रोबेबिलिटी इवेंट ई के अकर होने की क्या है, तो वो हमारी 4/6 है, विच इनवेरिएबली इज 2/3। 2/3 क्लियर। 1/6 इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है 2/3, बी ऑप्शन। हड़बड़ी में ना करें गड़बड़ी। इवन नंबर या फिर 3 का मल्टीपल, टोटल 4 संभावनाएं हैं हमारी, और अगर 4 संभावनाएं हैं तो 4/6 यानी 2/3 तुम्हारा उत्तर होगा। इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि हम ये कहें कि देखो
दो नंबर हैं खाली जो नहीं चलेंगे, वो है हमारा 1 और 5। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो नहीं चलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 और 5 यानी 2/6 यानी 1/3। 1 - 1/3 भी 2/3 होता है, बट ऐसे डायरेक्ट देखना बहुत आसान है तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए और इसको सॉल्व करिए। एक अनबायस्ड डाई हमने थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक इवन नंबर मिले और एक मल्टीपल ऑफ 3 मिले। अभी आपने किया क्या, ये सवाल तो कर लिया ना अभी। इवन नंबर नहीं, यहां एंड लगा हुआ है, इससे बहुत फर्क है। इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 मींस जो हमारी डिजायर्ड फेवरेबल आउटकम है उसमें सिर्फ एक नंबर आएगा, वो है 6। 3 का मल्टीपल और इवन नंबर देयर इज ओनली 1, और जो हमारा सैंपल स्पेस है वो तो 6 चल ही रहा है। तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी इवेंट ई के आकर होने की, दैट विल रिमेन 1/6। तो आंसर होगा मेरा ए, 1/6। यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो ओनली 6 यानी 1/6 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अनबायस्ड डाई हमने फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें नंबर 3 मिले या नंबर 4 मिले। तो आप कहोगे हमारा जो सैंपल स्पेस है वो तो अभी भी 6 है, और जो हमारी डिजायर्ड इवेंट है 3 या 4, तो 2 बनेगा, वो 3 और 4। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो ये बनेगी 1/3। तो आप 2 आउट ऑफ 6 चाह रहे हो, तो 2 आउट ऑफ 6 1/3 होगा, तो आंसर क्या होगा मेरा बी। ठीक है, सिंपल सवाल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 देख ले। एक अनबायस्ड डाई को हम फेंक रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमें एक ऑड नंबर मिले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है 3 ऑड नंबर होते हैं, तो आंसर सी आएगा। भाई इवन नंबर भी 3 होंगे, ऑड नंबर भी 3 होंगे, तो आंसर सी आएगा। 1/2 प्रोबेबिलिटी, 50% प्रोबेबिलिटी है। इफ यू वांट टू राइट तो लिख सकते हैं कि भाई हमारी इवेंट ई है, ऑड नंबर हमारा 135 बनेगा, यानी सैंपल स्पेस तो हमारा यहाँ 6 का है, बट फेवरेबल आउटकम 3 है, तो 3/6 हमारी प्रोबेबिलिटी है, जो कि हमारी 1/2 आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक अनबायस्ड डाई को आपने थ्रो किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा नंबर जो है वो 5 से छोटा हो, लेस देन 5। लेस देन 5 में हमारा जो फेवरेबल इवेंट बनेगा वो कितना बनेगा, 1 2 3 4, ये लेस देन 5 है, 4 संख्याएं, और जो हमारा सैंपल स्पेस है वो 6 का है। फिर से हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये है हमारा ns अपॉन एनी, एंड ns अपॉन एनी, सॉरी एनी अपॉन ns, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एनी अपॉन ns, any upon ns is going to be 4/6, which is 2/3, and 2/3 is option A। ठीक है, सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, समझ में भी आ रहा होगा आपको। पहले बेसिक क्वेश्चन ही है ताकि आपकी क्लैरिटी बने। पहले तो 2/3 है इसका, पिछले का 1/2 नहीं, 1। अच्छा ये कर रहे हो आप। अनबायस्ड डाई हमने थ्रो किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें नंबर 3 से बड़ा मिले। तो आप 3 से बड़े में जाओगे तो एनी लिखोगे, 3 से बड़ा हमारा 3 नंबर है, 4 5 6, तो ये 3 हो गया। सैंपल स्पेस जो हमारा है उसमें 6 एलिमेंट चल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इवेंट ई के अकर होने की वो है 3/6, अगेन इज हाफ। तो आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, मैक्सिमम लोग करेक्ट भी बोल रहे हैं, सी सी इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक अनबायस्ड डाई हमने फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो नंबर है वो 3 से 6 के बीच में हो, बिटवीन 3 and 6। 3 से 6 के बीच में हमारे दो ही नंबर हैं, वो है 4 और 5। तो सिंपल सी बात है, दो संभावनाएं हमारे सैंपल स्पेस की हुई, सैंपल स्पेस की 6 है, फेवरेबल आउटकम की 2 है, तो हमारी वैल्यू हो गई 1/3, और 1/3 में कहाँ दिया है, ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
Nobody should have any kind of confusion in this particular question, right? Answer is going to be simply 1/3. 10वां सवाल देखें, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि दो अनबायस्ड कॉइन्स हैं, उनको हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया है। आपको बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हेड्स होंगे, इसकी क्या संभावना है। 1/4 कैसे? देखो, आप कहोगे जो हमारा सैंपल स्पेस है, मैं एक ही बार लिखूंगा सैंपल स्पेस, वो एच 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 टी टी एच एंड टी टी, ये हमारा सैंपल स्पेस है, विच इज इक्वल टू 4। एंड जो हमारी इवेंट हम चाह रहे हैं, उसमें हम चाह रहे हैं कि दोनों हेड्स हों, और दोनों हेड्स की तो एक ही संभावना है। तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारी इवेंट ई की, वो होगी फेवरेबल आउटकम 1/टोटल 4, तो 1/4। अब इस सैंपल स्पेस देख लो, क्योंकि इस सैंपल स्पेस में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो हम फटाफट इनको बार बार सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे। ठीक है, 11th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। दो अनबायस्ड कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। हमें एक हेड लाना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एक ही हेड चाहिए हमें, एक ही हेड चाहिए। तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई हमें 3 संभावनाएं हमारे काम की बनती हैं, 3/4। बट ये तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। एटलीस्ट वन हेड, 3/4 तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। क्यों? 1/2 कैसे आ रहा है? देखो भैया, सैंपल स्पेस अगर यहां लिखोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, देखो, एच 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 टी टी एच टी टी। देखो यहां पर एटलीस्ट नहीं बोला है। एटलीस्ट बोला होता तो जो मैं कह रहा हूं वो सही था। इसने बोला है गेटिंग वन हेड, मतलब वन हेड। तो जो आपका इवेंट है वो इसको इंक्लूड नहीं करेगा। यहाँ 2 हेड है, मुझे वन हेड वाले लोग भी चाहिए बस। तो माई इवेंट गोज टू माई सैंपल स्पेस बिकम्स 4, तो वैल्यू इज 2/4 एंड 2/4 इज इक्वल टू 1/2। एचएस को इंक्लूड नहीं करना है। अगर वो एटलीस्ट बोलता तो जी हाँ, 3/4 ही सही होता। एटलीस्ट बोला नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दो अनबायस्ड कॉइन्स हैं, उनको हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल। एक मुझे टेल चाहिए। ठीक है, कैसे मिलेगी प्रोबेबिलिटी? वन टेल और वन हेड में कोई फर्क होगा आपको लगता है? नहीं होगा भाई। अगर आप क्वाइन की बात करो तो हेड और टेल क्या है? बस 2 नाम है। अगर हम उनकी बात करें संभावनाओं की तो सेम ही होगा। तो जैसे आपने वन हेड का आंसर निकाला, वन टेल का आंसर अलग हो ही नहीं सकता, सेम होगा। ठीक है, तो वन टेल का मतलब क्या है? एनएस हमारा 4 हो जाएगा, और जो एनई है वो यहां भी 2 है। कैसे 2 है? टी एच एच टी। यही 2 हेड्स में, वन हेड का भी सैंपल स्पेस में यही चीज आई थी। तो द आंसर अल्टीमेटली विल बी 2/4 इक्वल्स 1/2। ये ऑप्शन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। दो अनबायस्ड कॉइन्स हैं, इनको हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। यहां एटलीस्ट का शब्द आ गया, और एटलीस्ट का शब्द आने पे आपका ये 3/4 होगा, क्योंकि जो आपका इवेंट बनने वाला है एटलीस्ट में, वो एच एच भी चलेगा, एच टी भी चलेगा, टी एच भी चलेगा। एटलीस्ट वन हेड। अब यहां पर एक चीज हमें और भी समझनी है। जो कभी भी किसी भी इवेंट में, लेट से 2 इवेंट में लिख रहा हूं आपके सामने, पी ए प्लस पी बी, ये दोनों इवेंट का सम प्रोबेबिलिटी का 1 होता है अगर ये ए और बी इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो। तो यहां एक शब्द मैं समझा रहा हूं आपको, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है कि एक इवेंट मान लेते हैं ए है और एक इवेंट बी है। मैं ए इवेंट का स्पेस लिखूं, सैंपल स्पेस लिखूं, एन ए इवेंट ऑकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, या उसका जो
आउटकम है, फेवरेबल आउटकम, वो Na है, और जो बी इवेंट है उसका मैं लिखूं फेवरेबल आउटकम। अगर ये Na और Nb को कंबाइन करके मैं देखूं और ये Ns बन जाए, इन इवेंट को बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब ए और बी इवेंट मिला के सब कुछ कवर हो गया, पहली बात, एक चीज। दूसरा, यहां पर एक टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि जब इवेंट ए हो रही हो तो बी नहीं हो रही होगी, ये पक्का है। जब इवेंट ए नहीं हो रही होगी तो बी हो रही होगी, ये पक्का है। इनको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे हमने एक क्वाइन को टॉस किया, हेड्स आया तो मतलब टेल नहीं आया उस पे, और अगर उस पे हेड नहीं आया तो पक्का टेल आया। इनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। एक इवेंट अगर हो रही है तो दूसरी पक्का नहीं हो रही है। तो जब इवेंट हमारी, लेटस से ए और बी, हमने दो इवेंट ली और दोनों इवेंट हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एंड वो एग्जॉस्टिव भी हैं, तो उस केस में पी ए प्लस पी बी 1 के बराबर हो जाता है। इसको मैं क्यों समझा रहा हूं, जैसे हम यहां आपसे पूछ रहे थे कि हमें एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो मैं एक इवेंट ऐसी बना सकता हूं जिसमें केवल टेल्स हो। मजेदार बात देखो, केवल टेल्स दोनों पे आए, अगर मैंने ये निकाला तो उसका सैंपल स्पेस जो बनेगा फेवरेबल आउटकम का वो 1 होगा। तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी कि दोनों टेल्स हो, ये 1/4 है? यस। अच्छा, अगर दोनों टेल्स आए हैं तो जो इसके अलावा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी उसमें दोनों टेल तो पक्का नहीं होंगे, यानी कम से कम एक हेड जरूर होगा। तो अगर मैं एक जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसमें से 1/4 घटा रहा हूं तो मुझे जो 3/4 मिलेगा, ये किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? अगर मैं कह रहा हूं मैं उस प्रोबेबिलिटी को हटा रहा हूं जिसमें दोनों टेल्स हैं, तो मतलब अब जो प्रोबेबिलिटी बचेगी उसमें दोनों टेल्स नहीं होंगे, मतलब कम से कम एक हेड जरूर होगा। तो ऐसे भी आप उत्तर को निकाल सकते हैं कि 1 - 1/4 3/4 3/4 मेरा आंसर हो गया, कि कम से कम एक हेड वाले केस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 - नो हेड्स। मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड is equal to 1 minus probability of no heads. True or not? Yes. अगर नो हेड्स हमने हटा दिया, नो हेड्स का मतलब दोनों टेल्स, तो ये जो बचेगी प्रोबेबिलिटी, ये कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी जरूर। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से भी हम प्रोबेबिलिटीज को लिख सकते हैं। अब ये सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। दो अनबायस्ड कॉइन्स को हमने टॉस किया है साइमल्टेनियसली। प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि आपको एटमोस्ट 1 हेड मिले। एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब मैक्सिमम एक हेड होने चाहिए। तो मैक्सिमम एक हेड, एक से ज्यादा हेड नहीं चलेंगे। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी में अगर लिखूं यहां पर ऐसा, P एटमोस्ट 1 हेड इज इक्वल टू 1 माइनस P 2 हेड्स। अगर मैंने 2 हेड लाए तो ये वो इवेंट है जो मुझे नहीं चाहिए, बट इसके अलावा सब कुछ चाहिए। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 हेड आने का तो एक ही तरीका होता है 4 में से, तो ये आंसर भी 3/4 बनेगा। ओके, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड में जो 1/2 कह रहे हो वो गलत हो आप, क्योंकि एटमोस्ट 1 हेड में 0 हेड भी चलेगा और 1 हेड भी चलेगा। तो जो इवेंट का स्पेस आप बनाओगे उसमें आपके 2 टेल वाले भी चलेंगे और ये TH और ST भी चलेगा। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 3/4 बनेगा। वो आप यहां से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, आप TT छोड़ नहीं सकते हो। एट मोस्ट 1 हेड इज नॉट इक्वल टू 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड इज ईदर 0 हेड और 1 हेड। 0 हेड भी चलेगा तो दोनों टेल्स भी चलेंगे और एक हेड भी चलेगा, एंड देयरफॉर द आंसर विल बी 1/4। ठीक है, मैसेज कर देता हूं।
क्लियर है बेटा? तो इसका जो सही उत्तर है वो 3/4 है। यहाँ मैंने 1/4 क्यों लगाया? 3/4 इसका उत्तर सही। बात समझ में आ रही है धीरे धीरे करके? बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं? 15वां देखिए, दो अनबायस्ड कॉइन्स को अगर हम साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि हमें कोई भी हेड ना मिले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड क्या है? तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड अगर मैं निकाल रहा हूं, कोई हेड ना है, तो मतलब 2 टेल्स चाहिए मुझे। मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि दोनों टेल्स हों। अब दोनों टेल्स की तो एक ही संभावना होती है 4 में से, तो आंसर क्या हो गया? 1/4। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, बिकॉज नो हेड मतलब 2 टेल्स, 1/4 इज द आंसर। 16वां सवाल देखते हैं। 3 अनबायस्ड कॉइन्स को हमने टॉस किया है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमारे सारे हेड्स ही हों। 3 है लेकिन यहाँ पर। अब मजेदार बात क्या है कि 3 जब कॉइन्स होते हैं तो यहाँ 8 बनता है। कैसे 8 बनता है वो बताया था मैंने आपको। अगर आपको सैंपल स्पेस देखना है तो मैं दिखा सकता हूं आपको। एच 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 टी एच टी एच, एक तो ये बना 3। फिर आप शुरू कर लो, एच टी टी बना दो। अब टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच, दिस इज अ सैंपल स्पेस। 8 का सैंपल स्पेस बनता है। अब मुझे अगर ये चाहिए प्रोबेबिलिटी कि मुझे सारे हेड्स चाहिए, सारे हेड्स का तो एक ही संभावना है, दिस विल बी 1/8। आंसर क्या है मेरा? डी, 1/8। ठीक है, तो अब जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो इस सैंपल स्पेस पे बेस्ड हैं। मैं बार बार सैंपल स्पेस नहीं बनाऊंगा, देख लो एक बार। 8 एलिमेंट इसमें है सैंपल स्पेस में, तो इन्हीं का बार बार इस्तेमाल होगा। 17वां सवाल देखो क्या कह रहा है आपसे कि 3 अनबायस्ड कॉइन्स हैं, इनको हमने एक साथ टॉस किया है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपको 2 हेड्स मिलेंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ओके, सो आप कहोगे जो मेरी इवेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसमें अगर मुझको 2 हेड्स चाहिए तो एच एच टी बन सकता है, एच टी एच बन सकता है, एच और टी एच एच बन सकता है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी बनेगा इवेंट ई का सिंपली इक्वल टू 3/8। आंसर इज सी। डी कौन बिल बोल रहा है? 3/8 आंसर है। अब देखो मजेदार बात एक चीज और बताता हूं। ये जो वैल्यूज हैं, जैसे आपको पता है एच एच टी, ये 2 हेड्स और 1 टेल है। अब इसके जितने अरेंजमेंट पॉसिबल हों उतनी संभावना है। भाई आप कह रहे हो पहले कॉइन पे एच, दूसरे कॉइन पे एच, तीसरे पे टी, इसी को रीअरेंज कर दो। इसको रीअरेंज करके जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतने ही कॉम्बिनेशन है 2 हेड्स और 1 टेल के। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि तीनों को अलग अलग मानेंगे तो फैक्टोरियल 3, 2 एच कॉमन है तो बटे फैक्टोरियल 2, तो वैल्यू 3 आ गई। ये फायदा होता है परमुटेशन का कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको निकाल पाएंगे। जैसे मैं आपको ये सवाल चेंज करके बताता हूं। मान लिया मैं आपसे बोलूं कि 7 कॉइन्स को, देखो ध्यान से, हमने टॉस किया 7 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली। करा, और हमने आपसे बोला कि मुझे इनमें 5 हेड्स चाहिए, क्या ऐसे बोलो 4 हेड्स चाहिए। अब ये सवाल जिनको परमुटेशन नहीं, यहां तो ठीक है बना के गिन लिया, यहां 4 हेड को बना के गिनने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है उसके लिए क्यों आसान है। 7 कॉइन तुमने टॉस किया, तो आप कहोगे हर एक कॉइन के लिए कितनी संभावना है? 1 2 3 4 5 6 7। सो आप कहोगे यहाँ हेड और टेल आ सकता है, इस पे हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और 2⁻7, दैट इज 128। तो ये तुम्हारा हो गया सैंपल स्पेस।
उसके बाद 4 हेड्स लाने हैं, तो जैसे ही 4 हेड्स लाने हैं आप लिखिए यहाँ पर 4 हेड्स होंगे तो जाहिर सी बात है 3 टेल्स होंगे। अब इसके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, तो आप कहोगे फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई 4 बार हेड है तो फैक्टोरियल 4, 3 बार टेल है तो फैक्टोरियल 3। तो हम कहेंगे ये वैल्यू सॉल्व करेंगे हम इसको, तो हम कहेंगे ये बनेगा 24 इंटू 3 दूनी 6, ये बनेगा 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 3 6 होता है। 7 फैक्टोरियल अगर आप लिखते हो तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो ऐसे लिख देते हैं। 24 पंचे 120 बनेगा, 6 से 6 कट जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 35। तो जो आपका इवेंट है जो आप चाहते हो वो 35 आएगा। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, दिस केम आउट टू बी 35/128। आप खुद देखो ये सवाल आपका इस तरीके से बना के नहीं हो पाएगा। तो यही सेम सवाल में अगर नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ा के मैं 7 कर दूं, मैं कहूं मुझे 4 हेड चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, देन आप इसको लिख लिख के काउंट करने में पागल हो जाओगे। 35 कॉम्बिनेशन, आप खुद सोचो कि क्या 35 कॉम्बिनेशन आप लिख के काउंट कर सको? नहीं। तो आपको काउंट करने के लिए मैकेनिज्म चाहिए, और उसी मैकेनिज्म का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये जो है बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना इस सवाल को, और इस सवाल को आपको बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको समझ में आए कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन चाहिए क्यों। ना पूछे बहुत अच्छी बात है, सेम सवाल में डेटा बदलने से जब बड़े डेटा को काउंट करना होता है तो हमें प्रोसेस चाहिए, और वही प्रोसेस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। एनएसपीएनसी से कैसे करें? सप्तदीप प्रोसेस लिख दिया मैंने, पहली क्वाइन दूसरी क्वाइन आपको मैंने ट्रीज बना के दिखाई पूरी, कैसे पॉसिबिलिटीज बनती हैं। हर एक क्वाइन पे 2 संभावनाएं हैं और बीच में एंड लगा होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। 7 क्वाइन से तो 2 की पावर 7 आपका सैंपल स्पेस हो गया। चाहो तो रट लो उसको कि n क्वाइन से टॉस करेंगे, हर क्वाइन पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 की पावर 7, 2 की पावर n हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। वैसे मैंने बना के आपको दिखाया है, 3 के केस में तो बना के दिखाया था मैंने ट्री, वही चीज आप 7 के केस में कर सकते हो, बट आपको प्रोसेस देखना है। 2 2 2 2 2 2 7 2 की पावर 7 सैंपल स्पेस, और ये काउंटिंग हमने करी है कि भाई ये हमें चाहिए, इसके जितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे उतने ही हमारे संभावनाएं हैं कि हमारा 4 हेड आएगा, वो भी निकाल लिया हमने। 18 सवाल देखिए, 3 कॉइन्स को आप क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो एक साथ। प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि आपको 1 हेड मिले, गेटिंग 1 हेड, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, 1 हेड चाहिए बस, ठीक है। 3 कॉइन्स हैं, क्या कॉम्बिनेशन है आपका HTT। अब HTT की कितनी संभावनाएं बन जाएंगी, आप कहोगे फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, 3 संभावनाएं हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, काउंट करना है तो कर लो, HTT THT TTH, यह है 1 हेड्स की। ऑलराइट, 1 हेड्स की कितनी संभावना है 3, तो 3/8 आपका आंसर होगा। 3/8 इज डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्लियर। 7 कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड में आप क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड निकाल लो। तो आप बहुत आसान सवाल पूछ रहे हो, 7 कॉइन्स टॉस करी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड पूछ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इज आंसर, 127/128, ठीक है। 19वां सवाल देखिए, 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमें 2 हेड मिले, वो भी एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड इज व्हाट, HST। अगेन काउंट करो, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 इज 3, आंसर हो जाएगा आपका 3/8। तो कह दिया नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 2 बोला है, तीनों भी चलेंगे, तो ये भी चलेगा, एक ये भी जोड़ो, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4/8, यहाँ से 3 और एक ये 4, 4/8 इज 1/2। बेसिकली हमें ये सब चाहिए, HHT HTH HTHH एंड देन HHH, एटलीस्ट लिखा है ना, ये भी चलेगा। 4 सैंपल स्पेस में आपके काम के हैं 8 में से,
1/2। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 20वां सवाल कह रहा है कि टिकट्स का नंबर हमने रखा है 1 से 20, इनको हमने मिक्सअप किया एक साथ और फिर टिकट को हमने ड्रॉ किया है रैंडम में। ड्रॉन होना चाहिए, ड्राउन नहीं। What is the probability that the ticket has a number which is multiple of 3 or 7? 1 से 20 तक के टिकट है और हमने एक टिकट ड्रॉ किया है रैंडमली और हम जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टिकट 3 या 7 का मल्टीपल हो। 3 चलेगा, 6 चलेगा, 9 चलेगा। क्या क्या चलेगा लिख रहा हूं मैं। 3, 6, 9, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, ठीक है, और 18, ये चलेंगे। इसमें 7 के मल्टीपल आने थे आगे 2 और 3 के मल्टीपल आने थे वो आगे, ये चलेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? तो हमें एक टिकट अगर निकालना है और 20 टिकट है हमारे पास, तो हमारे सैंपल स्पेस में क्या होगी वैल्यू? एनएस की वैल्यू 20 है और एनई की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/20 which is 2/5। ओके, अब देखो यही सवाल पलट जाएगा अगर मैं इस सवाल को ऐसे बोल दूं कि हमें 2 टिकट रैंडमली ड्रॉ करने हैं, 2 टिकट, और सेम सवाल है, नॉट 1 but 2। तो इसी सवाल में अगर मैं चेंज करके इसको 2 कर दूं, 2 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम साइमल्टेनियसली। देखो मजेदार सवाल कर दिया मैंने, एक की जगह 2 ड्रॉ कर रहा हूं। अब जब आप 2 ड्रॉ करोगे तो आप नीचे आओगे, सैंपल स्पेस आपका क्या होगा? 20 रहेगा? नहीं, सैंपल स्पेस 2-2 का बनेगा और 2-2 की कितनी संभावनाएं बनेगी? 20C2, ये 2-2 की संभावनाएं होगी। 20 में से 2 ड्रॉ करना बिना किसी कंडीशन के, सैंपल स्पेस 20C2 बन जाएगा आपका। ऊपर आओ, 2 टिकट ड्रॉ करना है 3 और 7 के, आप होगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8C2 ऊपर बनेगा। 8 में से 2 ड्रॉ करना है ना। इफ यू गो एंड सॉल्व इट, ये बनेगा 8 इंटू 7/2 इंटू 1 नहीं लिखना है क्योंकि 2 इंटू 1 नीचे भी आएगा, कट जाएगा। ये बनेगा 20 इंटू 19, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 19 पंचे 95, 7 दूनी 14, ये आंसर हो जाएगा। अगर मैं 2 करके इस क्वेश्चन को कराऊं तो देखो, जैसे 1 2 होगा, 2 का सिलेक्शन हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा हमें। सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे? 20 में से 2 को कितने तरीके से चुन सकते हैं, वो हमारा सैंपल स्पेस हुआ। दैट इज द सैंपल स्पेस 20C2। देन 8 में से 2 को हम कितने तरीके से चुन सकते हैं? 8C2, वो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया। 14/95 वैल्यू आ गई। Are you getting my point or not? That PNC will be required if in the same question we are choosing 2 or 3। एक है तो ठीक है, बना के देख लो, सिंपल है, वहां काउंट कर लो लिख के। हर बार लिख के काउंट तो नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 52 कार्ड का एक पैक है, 52 कार्ड का एक पैक है, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, each of the 52 cards being equally likely to be drawn, find the probability that the card drawn is an ace। तो 52 कार्ड्स में से हमें एक कार्ड ड्रॉ करना है और हम जानना चाहते हैं कि वो जो कार्ड है हमारा वो एस हो। एस का मतलब 4, और 52 में से 4 ड्रॉ करना है। एक 13 आ गया। अब सेम क्वेश्चन को अगर मैं मॉडिफाई करूं, देखो ध्यान से, और मैं बोलूं 2 कार्ड्स ड्रॉन,
साइमल्टेनियसली। और हमें बोथ एश चाहिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी में पूछ बैठूं आपसे, सवाल बदलेगा। आप कहोगे हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा यहां पर, वो बनेगा, अब 52 में से 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं साइमल्टेनियसली। 52C2, 52 में से 2 को सेलेक्ट करना। कितने तरीके हैं? 52C2। और ऊपर 4 एस है हमारे पास, उन 4 एसेस में से 2 को चुनना हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ। तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4 इंटू 3 ऊपर, और नीचे बनेगी 52 इंटू 51। 3 से कटेगा ये 17 बनेगा, 4 से कटेगा ये 13 बनेगा। आपकी वैल्यू हो गई 1/221। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा। 10th की प्रोबेबिलिटी है, जहां पर हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, हमें नहीं लिखना है सब C2 P2, लेकिन जैसे हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए, 4 एसेस में से हमें 2 ड्रॉ करने हैं, एक नहीं। तो हमारे जो एसेस हैं वो 4 हैं, उनमें 2 ड्रॉ करने का ये तरीका है। और 52 कार्ड में अगर 2 कार्ड हम साइमल्टेनियसली ड्रॉ करें तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा उसका साइज होगा 52C2। तो 4C2 को मुझे 52C2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आंसर बनेगा 1/221। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा वेरिएशन समझ में आ रहा है? तो जो मैंने आपको थोड़ा सा पीएनसी पढ़ाया है उसका फायदा नजर आ रहा है आपको? यस, कि हम सवालों को थोड़ा सा चेंज करके 2-2 कार्ड का सवाल भी हम लगा पा रहे हैं, वरना हम नहीं लगा पाते इसको। हम बैठ के कैसे काउंट करेंगे 52C2 की वैल्यू? आप खुद देखो, 52 इंटू 51 बटे तो 26 इंटू 51 आएगी। इसको नहीं कर सकते हो आप, फिर मैनुअल काउंटिंग से नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑलराइट। ओके, आशीष जी क्लास शुरू से फॉलो कर लीजिए। 8C2 का क्या होता है फॉर्मूला बता चुका हूं सब पहले। परमुटेशन देखो, प्रोबेबिलिटी इज अबाउट सिलेक्शन। ऊपर काउंटिंग नीचे काउंटिंग, प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन से हो जाती है। परमुटेशन का मतलब जब आपको अरेंजमेंट रिक्वायर्ड हो, जब आपको सवाल प्योर परमुटेशन का है कि एक शब्द दे दिया, बोला बताओ डिक्शनरी के कितने शब्द बना सकते हो उससे। 52 कार्ड में से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया है, इक्वली लाइकली वाला केस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि कार्ड हमारा रेड है। रेड 26 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। अब मैं इस सवाल को चेंज करूं फिर से, यहां एक की जगह आप 2 कार्ड्स कर दो बस। एक ना ड्रॉ करके ड्रॉ 2 कार्ड्स। सवाल कैसे बदलेगा? आप कहोगे एनई बनेगा और यहां मेरा एनएस बनेगा। ये 26 रेड कार्ड में 2 कार्ड ड्रॉ करना है मुझे, और यहां मुझे 52 में से 2 ड्रॉ करना है। सैंपल स्पेस 52C2 बनेगा, और ये 2 रेड कार्ड अगर मुझे ड्रॉ करने हैं, 2 रेड कार्ड्स, 26 में से 2 ड्रॉ करने हैं, तो ये वैल्यू बनेगी 26 इंटू 25 बटे 52 इंटू 51। 26 दूना 52 हो गया, ये वैल्यू आ गई 25/102। ये आंसर हो गया। अगर 2 कार्ड होते तो ये आंसर होता। ठीक है, देन आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23। एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है 52 कार्ड में से, 52 कार्ड इक्वली लाइकली। प्रोबेबिलिटी बतानी कि कार्ड हमारा ईदर रेड और किंग। ये बहुत अच्छा सवाल है, रेड और किंग। तो जरा ये सैंपल स्पेस समझो कि रेड और किंग में कितना सैंपल साइज बनने वाला है। बताओ जरा, कितने कार्ड होंगे रेड और किंग? दिस विल बी टोटल 28, क्योंकि पहले तो हमारे रेड कार्ड हो जाएंगे 26, प्लस 2 हमारे पास ब्लैक किंग भी होंगे। तो रेड और किंग में टोटल 28 कार्ड्स हो गए मेरे पास। ये अगर मैं इवेंट की बात करता हूं, 28 हो गए मेरे पास। तो अब मैं लिखूंगा 28/52। 4 7 28, 4 13 52, आंसर हो गया सी। बट इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूं और मैं कहूं कि मुझे 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं, कंडीशन वही है कि रेड हो या किंग हो, सेम कंडीशन।
देन आप कहोगे कि भैया 28 में से 2 निकालने हैं मुझे, और यहां 52 C2 बनेगा। ये वैल्यू हो जाएगी 28 इंटू 27 बटे 52 इंटू 51। सम कैंसिलेशन विल हैपन, व्हिच इज 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 17 3 51, देन 4 से काटेंगे, 4 3 52, 4 7 28, 63 बटे 221। ओके, क्लियर है? द वैल्यू विल बी 63/221। क्वेश्चन नंबर 24, एक कार्ड हमने 52 कार्ड में ड्रॉ किया, हर एक कार्ड इक्वली लाइकली है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन अ रेड एंड किंग। कहानी बदली, रेड एंड किंग, 2 ही किंग होते हैं। रेड एंड किंग में क्या हो गया, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ हार्ट, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो ये वैल्यू हो गई 2/52। आंसर क्या हुआ, 1/26। सेम क्वेश्चन, चेंज कर रहा हूं मैं, 2 कार्ड्स, सेम कंडीशन, रेड एंड किंग। क्या होगा, आप कहोगे एक ही संभावना है, 2C2, 2 में से 2 ड्रॉ करना है, 2C2, 2 ही सैंपल स्पेस है ये, 2 में 2 ड्रॉ करोगे 1 बनेगा, नीचे लेकिन 52C2 आएगा, नीचे 52C2 आएगा, क्योंकि 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं। तो ये वैल्यू हो गई 1/52 इंटू 51 बटे 2 इंटू 1। ये वैल्यू हो गई आपकी 1/26 इंटू 51, 1/1326। सैंपल स्पेस में 2 कार्ड है तो 52C2 नीचे आएगा ऊपर, लेकिन मेरे पास संभावनाएं क्या है बताओ, रेड एंड किंग, 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं, रेड एंड किंग, एक ही संभावना है, पान और डायमंड दोनों ड्रॉ करो, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। ठीक है, देयर इज नो अदर वे। क्वेश्चन नंबर 25, एक कार्ड हमने ड्रॉ किया है 52 कार्ड में से, ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, याद है, 12 फेस कार्ड हैं 52 कार्ड में से ड्रॉ करने हैं आपको। तो ये बनेगा 4 3 12 13, 3/13। मैं क्वेश्चन चेंज करूं, मैं इसको चेंज करके बोल रहा हूं 2 कार्ड्स, और हमें क्या चाहिए इसमें, फेस कार्ड चाहिए। सैंपल स्पेस क्या हो गया, 52C2, और यहां 12 में से 2 ड्रॉ करना है। वैल्यू क्या हो गई आपकी, 12 इंटू 11 बटे 52 इंटू 51, 4 3 12, और यहां हो गया 13 इंटू 51, 3 से काट सकते हैं, 17 बनेगा। तो 11/221 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये वेरिएशन आपको मजा आ रहा होगा ना, कि आप परमुटेशन की वजह से आप सवालों में थोड़ा आगे जाके 2 कार्ड ड्रॉ करना भी आप सीख रहे हो। ठीक है, अब 2 सीख गए तो 3 भी सीख जाओगे, उसमें 52C3 हो जाएगा, 12C2 की जगह 12C3 हो जाएगा अगर मुझे 3 ड्रॉ करना होता। ठीक है, तो आज की क्लास ये अभी यहीं तक रहेगी। शाम की क्लास 6 बजे मैंने बोली है, तो 6 बजे करेंगे, इसमें आगे के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो ताकि आप प्रोबेबिलिटी, आपकी कमांड आपकी बिल्ड हो जाए प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो अभी मैं यहीं विराम देता हूँ सेशन को। 6 PM पर फिर से आना है आपको, अगर और सीखना है, आगे के सवाल करने हैं आपको, तो आ जाना 6 बजे, आ ही जाना, आपके आने से ही मेरी एनर्जी रहती है। तो 6 PM पर हम बाकी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। 6 बजे क्लास शेड्यूल करवा देता हूँ मैं भी, 6 बजे फिर से मिलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। चाहो तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लो, जो लोग लेट से जुड़े थे इस क्लास में, वो एक बार चाहे तो शुरू में जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेंगे। 6 बजे फिर से मिलेंगे, ख्याल रखिएगा, थैंक यू।